दिखाया नहीं जाता है। जो लोग हैं भी, जैसे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन उससे रिसर्च को अलग कर दिया गया है। ठीक, उससे उससे अलग कर दिया गया है। अब रिसर्च में सब टूट पड़े हैं, सब कूद पड़े। पहले तो इतनी मारा मारी नहीं थी, अब तो बहुत मारा मारी है ना। लेकिन रिसर्च की टेक्निक क्या हो, कौन सी टेक्निक यूज करें, कितनी यूज करें। पहले दिन मैंने बताया था कि भारतीय भारतीय जो विद्वान है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है रिसर्च में, एक बड़ा भारी प्रश्न है। बच्चे आते हैं, जिज्ञासा लेकर आते हैं, प्रतिभाएं आती हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ उसी दुनिया में जाकर लोग खो जाते हैं। पहले तो ये है, हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, और जहाँ संसाधन उपलब्ध है वहाँ बेईमानी है नहीं। वहाँ तो कहावत है गांव में नहीं, कंधा बांटे सिन्नी और पूछ पूछ के दे, भैया की लड़कियां, हाँ फला ले ले, और फला अब कहाँ से आगे। दिस इज द सिचुएशन। रिसर्च वर्क करे कैसे बच्चा, एक बड़ी चुनौती है। अब पूरे देश की स्थिति बता रहे, पूरे देश की स्थिति, जितने जुगाड़ी थे हमारे पास, तो शायद मैं मोबाइल भूल गया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, उनका फोन भी आ रहा है। जैसे इंडियन सोशलिस्टिक सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चुनाव होने जा रहा है, दिसंबर में होगा, ऑनलाइन वोटिंग भी होगी, मैं भी मेंबर हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ बताते हैं, बहुत सरल है, तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ज्वाइन करके करेंगे क्या? 22 आरसी बना ली रिसर्च कमेटीज, 22 रिसर्च कमेटी हैं, सब लोग जाते हैं, बस खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, चले आएंगे घूम टहल के। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो हर रिसर्च कमेटी में पेपर पढ़ने पहुंच जाते थे, हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर बन गए, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बन गए, बीसी की लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, वही जिस विषय से तुम आए हो उसके बारे में तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते। आए कहाँ से? पहले ग्राम सेक्रेटरी थे, पैसा इकट्ठा किया, वहाँ पैसा दे दिया, डिग्री कॉलेज में पहुँच गए, वहाँ पैसा दिया, विश्वविद्यालय में पहुँच गए, वहाँ पैसा दिया, हायर एजुकेशन पहुँच गए, वहाँ पैसा दिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में पहुँच गए, अब कुलपति की लाइन में खड़े। दिस इज द नेचर ऑफ एकेडमिशियन इन इंडिया। भारतवर्ष में हमारे जो विद्वान हैं उनकी ये प्रकृति है। अब इसमें से आप ढूंढना चाहें कि हमें ईमानदार चाहिए, कहाँ मिलेगा? बड़ा संकट है ना। तो पहली बड़ी भारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा बच्चा काम करना चाहता है, काम करता है, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हरदम आते हैं, हर जगह अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। और जो जिस परिवेश में जी कर आया है, सामाजिक जीवन में उसको उस परिवेश का बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। और तमाम विद्वानों ने यही कहा। भाई अभी हम लोग इसमें पढ़ने चलना है, एससी दुबे को बताते हैं, एससी दुबे ने कहा भाई भारतीय सामाजिक संरचना को समझना है तो पहले गांव को जानो। जब गांव को जाना ही नहीं, इफ इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेजेस, माने अगर भारत गांवों का देश है तो पहले गांव की संरचना तो जानो। और जो गांव ही नहीं जानते तो तुम देश कैसे जानोगे? लेकिन वही एससी दुबे एक किताब लिखे, पूरे विश्व में विख्यात हो गए, इंडिया चेंजिंग विलेज, है नहीं? और जब वो चेयरमैन बनते हैं तो क्या करने लगते हैं? अजीब बात है। मैं स्वयं जिनके अंडर में रिसर्च करता था, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, इसलिए चाहे जिसके अंडर में जाता, हर कोई ये सोच रहा था इसकी पीएचडी तो हो ही जाएगी, पकड़ लो। और मेरे पहले एक ट्रेडिशन भी था, वहाँ के जो टॉप स्टूडेंट होता था उसको वहाँ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता था। लेकिन मैंने बताया कि अगर जमीर नहीं बेचोगे तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और जमीर बेच दो तो तुम्हारे लिए जगह है। ऐसे लोग जिनकी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई डिवीजन नहीं थी, कुछ नहीं आता जाता था, दे आर प्रोफेसर। हाँ, ऐसे लोग हर जगह बैठे मिलेंगे, ऐसा नहीं कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो अब तुमने कहा रिफ्रेशर कोर्स की बात, लखनऊ यूनिवर्सिटी मैंने स्वयं रिफ्रेशर ज्वाइन किया जाके, 40 लोग आए, प्रोफेसर निशी पांडे वहाँ, हाँ डायरेक्टर थी। तो हम लोगों की भाभी जी लगती थी, हमारे जिले में शादी हुई थी उनकी, मैनेजर साहब उसके हस्बैंड थे। और निशी पांडे बहुत बोल्ड ऐसी, हाँ 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 किताब है और अंग्रेजी में रही हुई, बड़ी बोल्ड है, लेकिन बहुत सहृदय महिला है,
हमको तो बहुत मानती है जब भी पहुंच जाते हैं। चूंकि लखनऊ के पास ही मेरा ये है, मूल निवास स्थान है, इसलिए ज्यादातर लोग। तो निशी पांडे थी, तो उन्होंने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे तब ये सर्टिफिकेट देंगे, बिना परीक्षा के नहीं देंगे। जितने लोग बैठे केवल 2 लोग ये सर्टिफिकेट पा रहे थे, एक मैं और एक राजकुमार सिंह सोशल वर्क, बस 2 लोग। अब वहां हंगामा मच गया, इंटरनल हंगामा। रिफ्रेशर जैसे तुमने जो पढ़ा है उस किसी एक टॉपिक को ले लेते हैं, उस टॉपिक पर किसी अथॉरिटी को, एक बड़े विद्वान को बुला लेते हैं, वो अपनी बात रखता है। उस बात को रखने के बाद तुम्हें पूरा समय दिया जाता है क्वेरी एंड क्वेश्चन के लिए, क्वेरी करो, क्या क्वेरी करना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात सही नहीं है तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो। अब इसके बाद वहाँ एक आदमी रिपोर्ट करता है, उसे रिपोर्टियर कहते हैं। रिपोर्टियर आता है, जितने लोग उसमें शामिल होंगे सबकी रिपोर्ट करेगा, फिर उसे कंक्लूड करके भेज दिया जाता है पर डे। उसमें पूरी बात सिखाई जाती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की रिफ्रेशर में, कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है, आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित करना है। तो बहुत हम लोग जिन परिस्थितियों से आते हैं, उन परिस्थितियों से, वो परिस्थितियाँ या वो सारे अनुभव हमारे व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। तो खासतौर पर लड़कियों के लिए तो बड़ी चुनौती होती है ना, और कहने के लिए, उपदेश देने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब उन पर अपने बीतती है तब उनकी समझ में आता है कि प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी से बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल लाइफ जीना बहुत कठिन भी है, बड़ा सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कहने के लिए, उपदेश देने के लिए सब उपदेश दे सकता है, हम भी बड़ा बड़ा उपदेश दे सकते हैं। हाँ, कमीशन में, हाँ कमीशन में वो नंबर ऐड होते हैं, जब आपकी इंडेक्स बनती है ना तो ऐड होते हैं, सारी बात ठीक है। अब अभी एक परीक्षा हुई, बड़ी छोटी सी परीक्षा बता रहे हैं। मैं स्वयं 2007 में प्रिंसिपलशिप का इंटरव्यू देने चला गया, मजाक मजाक में, देखते हैं इंटरव्यू देते हैं। क्या हुआ, सारी आंसर शीट मिटा दी गई, ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लिए गए जो बैठे ही नहीं थे। है क्या है, गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? 363 नंबर पाने वाली लड़की फेल हो जाती है और 358 तक को अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। क्यों? अब वो चिल्ला रही कि भाई हम तो गए थे, इंटरव्यू भी दिया था, हमारे 363 नंबर, हमें कहीं नहीं सेलेक्ट किया गया है। 358 को अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, 63 वाले को तो पहले सेलेक्ट करना चाहिए। तो जो है वो व्यवहारिक जीवन के। हाँ, अच्छा, रिफ्रेशर कोर्स 6 दिन चलाया सर? अच्छा अच्छा, डीएवी लखनऊ में? अच्छा, सिविल लाइन। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। अब उसमें उनका क्या है, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर अगर करा रहे हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स में कोई ज्वाइन कर सकता है, जो भी रिसर्चर है जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है, अपना पेपर दे सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो अच्छा, दूसरी बात ये समझो कि मेरी एक शोध छात्रा है, इसमें उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज में है, तो एडेड कॉलेज है उसका। तो मेरे पास आई, कम से कम 20 सर्टिफिकेट लेकर आई, पूरा बंडल। तो उसने कहा कि सर मैं इस इंटरव्यू में जा रही हूँ, मुझे कुछ बता दीजिए। हमने सारी सर्टिफिकेट उसकी पलट के देखी, तो हमने कहा इसमें तुमने कुछ किया भी है, कुछ बता सकती हो? ये है सर, वो है सर। हमने कहा बिल्कुल गलत है, सब फेंक दो, केवल एक रखो जिसमें कुछ बता सको, 2 रखो बता सको, 3 रखो बता सको, जिस पर कुछ तुम कह सको वही सर्टिफिकेट उपयोगी है। और जिस पर कुछ कह ही नहीं सको, सर्टिफिकेट का क्या यूज है भाई? बटोलिया सर्टिफिकेट तो बिक रही 500 रुपए में, है नहीं? मैं तो किसी भी, चाहे कोई भी इन लोगों ने सेमिनार कराया हो, चाहे रिफ्रेशर कराया हो, चाहे ओरिएंटेशन कराया हो, कोई सर्टिफिकेट कभी लेके जाए जो है। जैसे तुम लोगों के बीच में है जो पढ़ाना, भाई पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो।
अब दिक्कत ये है ना कि लोग ये साबित करना चाहते हैं, अपने बौनेपन को हटाकर ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, और मजे की बात है उन्हें कुछ नहीं आता। विचित्र बात है। रिज्यूम लेकर आए हैं, 150 पेपर। अरे एक पेपर तो लिख के दिखाओ, 150 पेपर क्या होता है भाई? एक पेपर तो लिखो। एक पेपर नहीं लिख पाते हैं लोग, विचित्र बात है। गोरखपुर, अपने बिरादरी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आर एन सिंह थे, उनको एक काम मिला था जो लोग वैल्यूएशन करते हैं उसको रीचेक करने का। तो मुझे देखा, अरे तुम भी आ गए? हाँ, चले आए घूमते हुए गोरखपुर को घूमने के लिए। उसने कहा अच्छा तुम मेरे साथ 1 घंटा टाइम दो। साइकोलॉजी में थे वो, बैठना था उनके पास। पहले दिन जब हमने रीचेक किया, कानपुर यूनिवर्सिटी के 28 टीचर फेल हो गए। क्यों? पेपर टेक्निकल है, जिस पर 4 नंबर अलाट किया गया है, उस पर तो 3 ही नंबर देना है, 4 ही नंबर देना है, तो उसमें 12 नंबर दिए बैठे। और जिसमें 20 नंबर अलाट किया गया है उसमें 3 नंबर दिए बैठे। इसका मतलब तुमने पेपर पढ़ा ही नहीं, काम कर दिया। गलत कह रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ हमारे कोर्स में नहीं है। अब तुम मान लीजिए गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंच गए या काशी विद्यापीठ पहुंच गए, वहां सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है, तुम्हें मना कर देना चाहिए, भाई मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगा। पढ़े हैं तब करेंगे, नहीं आता तो नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, वो कानपुर का नहीं है, ना वो बीएचयू का है। अब कानपुर वाला जाकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन कर रहा, आता नहीं उसे कुछ। कल ही बताया था, एक उदाहरण दिया था नहीं, भाभी जी वाला। भाभी जी ने सब बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया है। तो हाउ कैन वी मैंने इवेल्युएट द आंसर बुक। अब स्टैटिस्टिक्स में किसी सवाल को देखना है, उसके 6 स्टेप्स हैं, 10 नंबर का सवाल है, तो आप 1.5 नंबर में डिवाइड कर लीजिए और एक एक स्टेप पर से नंबर दीजिए बच्चे को। देना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बच्चा गलती करता है, स्वाभाविक है। तुमने हमें अंतर है कि नहीं अंतर है? और अगर उस अंतर को हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तुम्हारे स्तर पर हैं, तो मुझे शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है, मुझे यहाँ खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं। अगर जो मैं कह रहा हूं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा तो मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर विद्यार्थी शिक्षक से ज्यादा योग्य है तो शिक्षक की क्या जरूरत है? और अगर विद्यार्थी बिल्कुल बेकार है तो भी शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए टीचर एंड टाट रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है कि जो लोग हम लोग एक दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे की स्थिति को भी जानते रहें। तो सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च में, सबसे बड़ी बात है रिसर्च में कम से कम मेरी समझ से लगभग 70-80 लाख रुपया खर्च होगा ऑल इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के जो होने जा रही कॉन्फ्रेंस, हर साल होती, इससे कम नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तमाम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। आज सिर्फ क्या नौटंकी होती है, कुछ लोग जाकर बैठ जाते हैं वहां कुर्सियों पर, न एक प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, एक नई बात लागू कर पाते हैं। कोई बात तो लागू करो। जितने हमारे बच्चे आए हैं, एमए पास किए, आपका इम्तहान लिया गया, आपको फिर से पढ़ाया जा रहा है कि 75% अटेंडेंस होगी तभी आप रिसर्च कर पाएंगे, ठीक? कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है? दी जाती है। जो स्कॉलरशिप पाते हैं उनकी क्या पोजीशन है? हमारे तो एक तो लगाया ना, उनको कहीं कान में लगा देंगे, कहीं में लगा देंगे, 50,000 वाली बनियाइन पहना देंगे, स्कैनर। अभी पकड़ा गया ना, पूरा पूरा कांड चल रहा है। तो कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक बड़े भारी सवाल है, बड़े भारी प्रश्न है ये। तो चाहे जो आपके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे जिस कोर्स में आप गए हो, एपीआई में आपके कुछ भी जुड़ जाए, उसके लिए तो भौकाल जरूरी है। भौकाल माने ज्वाइन कीजिए, कुछ हो हल्ला मचाइए, कुछ अपने को ले आइए, प्लेटफॉर्म पर खड़ा कीजिए, अपने को एक्सपोज कीजिए। विदाउट एक्सपोजर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। और एक्सपोजर में भी आपको दावे के साथ जाना पड़ेगा, है? क्योंकि वहां भी प्रतिस्पर्धा है ना। अब जब एक्सपोज करेंगे आप, अपने दावे के साथ जाएंगे, तब भी इतना आप मान के चलिए कि जो आप एक्सपोजर दे रहे हैं या जितना आप कर रहे हैं उसके प्रतिफल में कुछ मिल जाए तो जो मिल जाए उतना भाग्यशाली है। नहीं मिल जाए तो परेशान मत होइए, कतई परेशान मत होइए। तो जो भी हो, अगर कहीं रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है तो ज्वाइन कीजिए। अब
क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी मोस्टली एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, कॉलेजों के पास कोई संसाधन है नहीं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कैंपस यूनिवर्सिटी है, उनके पास संसाधन है, लेकिन वो सेमिनार कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, बच्चों को ट्रेंड करते हैं? करते हैं? नहीं करते। रिपोर्टिंग कैसे हो, करते हैं? कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, लिखवाते हैं? कभी नहीं लिखवाते। पहले दिन मैं आपसे बात कर रहा था कि बच्चा आता है रिसर्च करने, वो जब वही पढ़ेगा घूरिए, वही पढ़ेगा राधा कमल मुखर्जी, वही सब पढ़ रहा है जो बीए में एमए में पढ़ के आया। बीए में भी तो राधा कमल मुखर्जी है, एमए में भी तो राधा कमल मुखर्जी है, यहाँ भी राधा कमल मुखर्जी है, तो काहे उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? उसे कुछ तो सिखाओ कि राधा कमल मुखर्जी को कैसे हम जाने, कैसे समझे, हम अपने कैसे बना लें राधा कमल मुखर्जी को। फिर राधा कमल मुखर्जी से यहाँ कोई कम नहीं है, हीरावती करवे से यहाँ कोई कम नहीं है, भविष्य की न जाने कितनी परमिला कपूर यहाँ बैठी हुई है। मैं भी किसी ने किसी की संभावना थोड़े देखी है। आज हम आपके सामने खड़े हैं, कल आप भी किसी के सामने खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आप एमए कर चुके हैं, पूरे तौर पर अपने विषय के विद्वान हैं। स्कॉलर माने विद्वान होता है, पूरे तौर पर विद्वान है। और विद्वत जगत के बीच में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑन एनी पॉइंट, तो निश्चित तौर पर हमें सुविधाएं भी तो होनी चाहिए, हमारे स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अब बच्चा आ रहा है लखनऊ से, लेकिन उसके पास उसकी जेब में रुपया नहीं है, आ रहा इलाहाबाद से, उसके पास संसाधन नहीं है, रुके कहाँ, खाए कहाँ, जाए कहाँ, रहे कैसे? ये चुनौती है कि नहीं चुनौती है? मैं स्वयं गांव से निकल कर गया था, समझे? मेरे पिताजी जल्दी एक्सपायर कर गए थे, लेकिन माताजी मेरी, इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ धरती पर अगर ईश्वर है तो माँ है। मेरी माताजी ऐसी थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ताऊ जी को उन्होंने मना कर दिया, जब तक पिताजी थे तब तक ठीक था, आपका कॉपरेशन ठीक था, लेकिन अब अपने बच्चों को हम देखेंगे। और सभी बच्चों को उन्होंने देखा, सबको वेल एजुकेशन दिलवाया, सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिल गई, कोई नहीं बेकार रहा। ताऊ जी के बच्चे वहां नहीं पहुंच पाए जहां हम लोग पहुंच गए। क्यों? माताजी में खुददारी थी, कि स्वयं पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पूरे तौर पर वहां ले जाकर खड़ा किया जहां सबको कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता था। और सिखाया भी उन्होंने यही था, उन्होंने सिखाया यही था कि अगर जमीर बेचकर कुछ तुम्हें मिलेगी तो जिंदगी भर पछताओगे, और अपने बल पर जो पाओगे उसके साथ न्याय करोगे, चाहे जहां खड़े रहोगे, एनी वेयर एनी हाउ। बड़े बड़े कुलपति हैं, चेयरमैन हैं, मैं कभी किसी से नहीं कहने जाता है भैया हमको बुला लो, तुम्हें गर्ज हो बुला लो, ना गर्ज हो मैं आने आने वाला ही हूँ, पता ही नहीं आता। लोग कहते भी हैं कि बड़ा ऐसा आदमी है यार, बड़ा आहिस्ता है, हटते हटते नहीं है किसी से, हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। बस लोग यूनिवर्सिटी में ही कहते थे मूल्यांकन का पैसा बढ़ा दो, मैं कहता था कि मूल्यांकन जो है दिस इज द पार्ट ऑफ ड्यूटी, जो पढ़ाता उसे कॉपी जचवाओ, पैसा किस बात का भाई? 2 लाख रुपया तनख्वाह वहां ले रहे हो और यहाँ कह रहे हैं इसके कॉपी के पैसे दे दो, बहुत गलत बात है। इंस्पेक्शन करने जाते हो, एक भी कमरा नहीं बना है, एक भी किताब नहीं है, एक भी लैब नहीं है, लिख के चले आते हो, 10,000 की गड्डी देखते थैली में धर लेते, शर्म नहीं आती है और कहने के लिए अध्यापक हो? काहे के शिक्षक भाई? तुम्हें जमीर नहीं है तो काहे के शिक्षक हो? जो काम एक बाबू कर रहा है, बिना पैसे लिए लाइसेंस नहीं बना रहा है, वही काम तो तुम भी करके आ रहे हो, डर जाते हो। मैं स्वयं गया एक कॉलेज में इंस्पेक्शन करने, साइंस और आर्ट दोनों मांग रहा था, सांसद था, सबने गड्डी पकड़ ली, दस्तखत कर लिए, हमने कहा कि मैं नहीं करता। अरे यार हम नहीं करते, हमारी सरकार है। ठीक है तुम्हारी सरकार है तो मेरी भी सरकार है। 3 बार आया, हमने कहा जब तक तुम्हारे कॉलेज पर लेंटर नहीं लग जाएगा, जब तक मैं स्वयं नहीं जाकर देख लूंगा कि यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ भी सकता है, तब तक मैं दस्तखत करने वाला नहीं हूँ। चले जाओ मुख्यमंत्री के चेंज करवा लो मेरा नाम। डीसी ने फोन किया मुझे, क्या बात है साहब? हमने कहा तुम दस्तखत कर दीजिए। सर मैं नहीं करने वाला। क्यों? मैं नहीं करता। पहले ये साबित तो करे मैं शिक्षक हूँ। सर आप शासक हैं, मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ, तो अपना गुरुडम बनाए भी तो रखो। आज क्यों गुरुडम नष्ट हुआ है? क्यों गुरु पर विश्वास नहीं रह गया लोगों को? वही कारण तो है, जबकि पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु होता था, माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु होता था। फिर हम बौद्धिक पिता हैं अपनी संतानों की,
जहाँ कहीं भी जाएंगे बड़े दावे से कहते थे। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते थे कि मैं देव की पुत्र हूँ, वो कहते थे मैं सांदीपन शिष्य कृष्ण बोल रहा हूँ। तो महर्षि सांदीपन उनके गुरु थे, और उनसे उनको जो बौद्धिक उपलब्धियां मिली थी उसी के आधार पर गीता प्रोड्यूस हो गई, बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? अर्जुन कभी नहीं बताता था कि मैं किसका बेटा हूं। मैं कहता मैं द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन हूं। क्यों? एक परंपरा रही इस देश में। आज हमारा गुरुडम कितना दुखित है, कितना पीड़ित है, इसमें बड़ी दुखद बात है। सेमिनार में जाइए, बैठिए, भाग लीजिए, चाय पीजिए, आनंद लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, कुल लीजिए, लेकिन तैयार रहिए कि कैसे अपने लिए जगह बनानी है। पक्की बात है। हाँ, जहां जगह मिल जाए बेटा, चाहे जहां जगह मिल जाए घुस जाओ, वेट मत करना। हम अपने बच्चों को हरदम यही बताते रहे, नौकरी एक बड़ा चैलेंज है, कहीं जगह मिल रही है चले जाओ, उसे छोटी बड़ी कुछ मत देखो। पैसेंजर ट्रेन आई है, बैठ लो, जगह तो मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी तब भी तो कुछ दूर यात्रा कट जाएगी, और तुम वेट करते रहेगी जब एक्सप्रेस आएगी तभी बैठेंगे, तो एक्सप्रेस में कभी आएगी न जगह मिलेगी। इतने ज्यादा तमाशे, इतने तमाशे है, रिजर्वेशन है, ये है वो है, इतनी नौटंकी है कि भगवान बचाए हमारी युवा पीढ़ी को, भगवान बचाए। चूंकि मैं वहां से स्वयं निकल कर आया हूँ, इसलिए जानता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, सभी लोगों की तरह से बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लेकिन उनको क्या झेलना पड़ता है समझाते भी हैं, बताते भी हैं। कुछ तो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, नहीं है, लेकिन देखना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। तो रिसर्च की सुविधाएं भारतवर्ष में नील है, बिल्कुल नहीं। और अगर मेरी चले तो मेरा पहला फंडा है कि टोटल एजुकेशन फ्री करो, और सीधे एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट को जोड़ो, सीधे हो जाएगा। इसमें लोग कहेंगे संसाधन नहीं, काहे का संसाधन नहीं भाई? हमें 2 लाख रुपया मिलता है, और हमारे 20 बच्चों को अगर 5,000 दिया जाए तब 2 लाख होगा। ठीक है, आधा कर दो। 65 साल के मास्टर को पढ़वा रहे हो, और 35 साल के नौजवान को कह रहे हो तुम ओवर एज हो गए, कौन सी बात है भाई? 65 साल वाला ओवर एज नहीं है, अब 35 साल वाला ओवर एज है, क्या मतलब है? क्यों नौटंकी कर रहे हो? नौटंकी है कि नहीं नौटंकी है? जितने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुले, दे ऑल आर द सेंटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के केंद्र हैं सब के सब, नहीं है? यूनिवर्सिटियों में, उसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर 1.5 लाख रुपया पाता है, एक बच्चा 10,000 में पढ़ा रहा है, तो दोनों में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा? अरे वो क्या क्या करते हैं, सारी बात कहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, हम जानते हैं इसको, सारी बात कहने में बहुत देर हो जाएगी बेटा। तो क्या हुआ? ये केवल लोग सुविधाजनक ढंग से अपने को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ व्यवस्था चल रही है, यह आश्चर्य है। व्यवस्था चल रही है, यह आश्चर्य है। व्यवस्था नष्ट कब होगी, कब लोग क्रांति करेंगे, कब अपने को जानेंगे, कब बताएंगे, ये बड़ा वो है। ज्यादा देर बतियाने में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि हम लोग लाइफ के प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं, और आपको कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, वहीं उलझ जाते हैं। कल हमने वादा किया था कि आपको वो 10 क्वेश्चन बता देंगे, उसे अपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। एक बात, दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, कितनी भी दोस्ती हो, जो पढ़ते हैं किसी को शेयर मत कीजिएगा, कभी डिस्कस कीजिए, लेकिन अपना लिखा हुआ किसी को देना नहीं चाहिए। अपना लिखा हुआ जब किसी को आप देंगे, प्रायः लोग बदल लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। मेरा एक मित्र था इस समय झारखंड में, रिटायर्ड हो गया, वो चीफ सेक्रेटरी हो गया था झारखंड का। तो वो क्या करता था, वो कहता देखो हिस्ट्री का नोट मैं बना रहा हूँ, सोशियोलॉजी का तुम बनाओ, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। तो चल ठीक है, मुझे नौकरी मिल गई, उसे नौकरी नहीं मिली, तो मुझे गरियाने लगा कि तुमने मेरा यूज कर लिया, लेकिन तुम्हारा यूज मैं नहीं कर पाया। तो मैं कहा ये तो तुम्हारी कैपेसिटी थी, मैं क्या करूं? अरे भाई, जो मैं लिखता था तुम्हें दे देता था, मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की। लेकिन जो भी आप पढ़ते हैं उसे अपनी प्रॉपर्टी समझें, उसे नष्ट न करें, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे बनाए रखें। इसीलिए कहते हैं हम कि पहला मंत्र है पढ़ाई का, मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, लिख कर पढ़ो बेटा। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो
तो लिख कर पढ़ना सीखो। ठीक, देख कर पढ़ना या उपन्यास की तरह पढ़ना, ये पढ़ना नहीं है, केवल समय वेस्ट करना है। एक अक्षर लिखें, एक लाइन लिखें, लिख के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। एक साथ 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मत पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, थोड़ा घूम लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ खाते हो तो खा लीजिए, च्युइंगम खा लीजिए या कुछ खा लीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लीजिए, थोड़े से रिफ्रेश हो जाए, फिर आ जाइए। आधे आधे घंटे के अगर ब्रेकअप में आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, कभी कभी 8 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर माँ है और सब लोग हैं, खाना दे देते हैं, चाय दे देते हैं, फ्रेश होने की सुविधाएं घर पर ही हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। तुम लोगों से निकलने के बाद एक बच्चा मिल गया है कि सर मैं एग्जीक्यूटिव अफसर बनना चाहता हूँ, पीसीएस आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं बन सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। आप लोग पीएचडी करने जा रहे हैं, इतनी मेहनत अगर करें तो आप एग्जीक्यूटिव अफसर भी बन सकते हैं। जहां आप जाना चाहते हैं पहले सिलेबस जानिए, सिलेबस क्या। ठीक, अब बच्चे तैयारी करते हैं ऊपर से, आपको नीचे से तैयारी करनी चाहिए। पहले इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर रिटर्न की तैयारी करो, फिर प्री की तैयारी करो। इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो रिटर्न साफ हो जाएगा, रिटर्न तैयार हो गया आपका तो प्री अपने आप बन जाएगा। बच्चे प्री रटते हैं, रटते रटते उसे भूल जाते हैं, तब तक रिटर्न आ जाता है, फेल हो जाता है, इंटरव्यू में पहुंचते पहुंचते सब कोलैप कर जाता है। दूसरी बात, लिख के कोई नहीं पढ़ता। तीसरी बात, क्या पढ़ना चाहिए ये भी नहीं जानते। ये जानने के लिए जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके पास जाइए, जिससे आपका काम बन सके उनके पास जाइए। बच्चे और गलती कर जाते हैं, जैसे किसी भी परीक्षा में भाषा संबंधी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो भारतवर्ष में कहीं कोई परीक्षा पास करने के लिए जो भाषाएं रिकमेंड हैं, और कई भाषाएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर 2 साधारण भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं। संस्कृत भी है, उर्दू भी है, मराठी, ये तमाम भाषाएं। तो 600 नंबर आपको भाषा में लेना है अगर एग्जीक्यूटिव अफसर बनना है। आपको अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजी में उतने आप पारंगत नहीं है, दक्ष नहीं है, लेकिन ले लिया अंग्रेजी। अगर 600 में स्कोर हमारा 500 से ऊपर हिंदी में चला जाए तो व्हाई नॉट हिंदी, हम अंग्रेजी में क्यों मरने जाएं भाई, गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ग्रेजुएशन किया सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, प्री के लिए हमने चुन लिया ज्योग्राफी, गलत किया ना। अब प्री में जिसमें रटने से नंबर मिल जाते हैं, जो एक विषय है जिसमें रटने से नंबर मिल जाते हैं, ज्यादातर उसमें कन्फर्म सूचनाएं हैं। कल मैं बता रहा था, एक क्वेश्चन आपको दे रहा था सोशियोलॉजी में कि किस प्रकार से 25% सही, 50% सही, 75% सही, 100% सही आंसर होते हैं, है नहीं। बच्चा चकित रह जाता है और 25% वाले पर टिक लगा देता है, बिकॉज ऑफ लेक इन नॉलेज, ज्ञान में कम, है नहीं। थोड़ा सा पढ़ा तो उसे लगा सही है, उसको टिक कर दिया तो फेल तो हो गया वो। अब अगर बच्चे को पूरा पूरा सही सही ज्ञान है, सही ज्ञान है, तो 100% वाले तो सही करेगा वो। यहाँ आपको एक ही विषय जिसमें रट्टा मार के नंबर लिया जा सकता है, वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर आप रट सकते हैं तो प्री के लिए हिस्ट्री चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना जो विषय है उसमें अगर आपको महारत हासिल करनी है, उसी में परीक्षा पास करनी है, तो कोई भी विषय कमजोर नहीं है, कोई विषय कमजोर नहीं। हम लोग पढ़ते थे तो लोग कहते थे पीसीएस पास करने के लिए फिलॉसफी ले लो, संस्कृत ले लो, बड़े अच्छे नंबर आते हैं। तो पहले तो रेटिंग थी नहीं, अब रेटिंग लगा दी गई, है नहीं। अब क्या करते हैं कि हर विषय में से ऊपर से नंबर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक साथ सबको मिला लेते हैं, कुल नहीं मिलाया जाता है, हर विषय का नंबर अलग अलग कर दिए, स्केलिंग सिस्टम लगा दिए गए, स्केल लगा दिए गए। तो कोई विषय कमजोर नहीं, हर विषय अच्छा है, जिसमें तैयारी कर सकें, जिसमें इंटरेस्ट हो, सब विषय अच्छे हैं। सिलेबस ले आइए, उसके अनुसार तैयार कीजिए। अब जैसे संस्कृत में तुम्हें 98 नंबर मिले, सोशियोलॉजी में तुम्हें 45 नंबर मिले, तो 45 वाला और 98 वाला इक्वल माना जाएगा, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट को एक स्केल पर ले जाकर खड़ा करते हैं, स्केलिंग सिस्टम है। और कई पॉइंट की स्केल लगाई है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट स्केल है, 3 पॉइंट स्केल है, 1 पॉइंट स्केल है। कहाँ तक मैंने सिलेक्शन तक स्केलिंग के पॉइंट बदले हैं कि सेम है, इस प्रकार की स्थिति होती है। हाँ,
हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जो सब्जेक्ट बच्चा कमजोर समझता है उसमें ज्यादा नंबर पा जाता है, और जो सब्जेक्ट तो समझता है कि हमारा पूरा वो है उसमें कम नंबर पाता है। इससे भी बड़ी बेईमानी तुम्हें बता दें, मैं पीसीएस में स्वयं एग्जाम में था। वहां बाबू बंडल लेके आया, साहब इसको लिबरल जांच दीजिए। अब झुक गए गुरुजी, समोसा खा के चाय पी के लिबरल जांच। और आया साहब इसे स्ट्रिक्ट जांच दीजिए। गुरुजी ने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया, तो जिसको स्ट्रिक्ट कर दिया तो बेचारा खत्म हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो गया, है नहीं? ये अद्भुत बात थी कि नहीं अद्भुत बात थी? तो ये भी नौटंकी होती है लिबरल और स्ट्रिक्ट वाली। एक जगह 4 नौकरियां थी, 200 बच्चा बैठा इम्तहान देने, कापी जांचने के लिए बुलाया गया, भाई देख लीजिए। 5-6 लोग थे। अंत में जिनको परीक्षा कराए थे जिन्होंने, वो 5 कापियां लेकर हाजिर हो गए, 4 नहीं 5, 4 ही पद देने हैं ना, 5 लेकर हाजिर हो गए कि इसको हमारी श्रीमती जी ने जांच दिया, सर दस्तखत कर दीजिए। माने हम लोग मूर्ख हैं, श्रीमती जी सबसे बड़ी विद्वान है। अब उसमें कुछ लोगों ने समझौता कर लिया, जिसने नहीं समझौता किया जाओ अपने घर, जिसने समझौता कर लिया हो सकता है उनको उन्होंने कहीं समझ लिया हो। तो बच्चा तो बैठा था 200, और जो बच्चे बैठे थे 200 उसमें कौन कमजोर है कौन वो है, इसका मूल्यांकन होना था। उसका मूल्यांकन हुआ? मूल्यांकन किसका हुआ? जिसका चढ़ावा पहुंच गया, चढ़ावा वाले का मूल्यांकन हो गया ना। हर मजे की बात है, ये परीक्षा जुडिशियरी में थी, न्याय विभाग में, प्रशासन में नहीं। तो अब कहेंगे गुरु जी ऐसे भेद खोल दे रहे हैं, ऐसे भेद खोलने भी नहीं चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि हम लोग हाँ 1 to 10 में आइए। अगर आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा में 1 to 10 में आ जाते हैं तो आपका कोई सोर्स नहीं हो, कोई आपको कुछ नहीं बिगड़ सकता। 1 to 10 में आना है बेटा, बल्कि अगर कम सीट हो तो 1 to 5 में आइए। यही एक मूल मंत्र है, कोई सोर्स नहीं है, लेकिन 1 to 10 में अगर आप आ जाते हैं तो कितना भी सोर्सफुल कोई हो आपको रोकना चाहिए। हाँ हाँ, ना ना 1 to 10 तक को छूते नहीं, जानते हैं फंस जाएंगे ना, नौकरी चली जाएगी। आज ही एक सचिव गया है आईएएस लेवल का, परीक्षा नियामक उसका वाला बोर्ड वाला एक सचिव आज नप गया है, इसके पहले भी, लेकिन नपते तो हैं, केवल सस्पेंड होते हैं, इनकी नौकरी नहीं बर्खास्त होती। अगर नौकरी हटा दी जाए, जाओ तो तुम गए काम से, तो कुछ काम बने, लेकिन काम बनता नहीं। हाँ 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 हम्म, हाँ हाँ हाँ। देखो समस्या है बेटा कि असली असली कौन थी, वो नाम उसका क्या नाम था, असली अनामिका बेरोजगार थी। हाँ, हाँ, नकली 13 नौकरियां कर रही थी, असली बेरोजगार थी और नकली 13 काम कर रही थी। अब देखिए तुम्हारी ही अभिव्यक्ति में एक शब्द आया कि वहां सब पंडित थे, अब यही गड़बड़ हो जाता है मामला। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बुरा नहीं कर रहे, तुमने सही बात कही। दिक्कत क्या है, हमारी पहचान जो है वो खो गई है। कहाँ खो गई है? तो चकाचौंध में खो गई है हमारी पहचान। हम अपनी एक पहचान बना ही नहीं पाए पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं बना पाए, कहीं नहीं बना पाए। उसका बहुत बड़ा कारण है जो अंग्रेजों ने किया था इस देश पर शासन करने के लिए, वही काम आज के लोग शासन करने के लिए कर। ठीक, जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्यों संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क करने के लिए आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, उसके पीछे यही कारण है। क्यों शिक्षा से रोजगार को नहीं जोड़ा गया, इसके पीछे यही कारण है। बाबू बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, जुडिशियरी में जाने के लिए, जज बनने के लिए परीक्षा
देनी पड़ती। कॉलेजियम सिस्टम है, जज साहब के लड़के लड़कियां सीधे जज बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, नहीं है? कोई परीक्षा होती है? हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां जुडिशियरी में जाने के लिए कौन सा सिस्टम है? कॉलेजियम सिस्टम है। और कॉलेजियम में नाम कौन देता है? अम्मा नाम देंगी तो बेटी का ही तो देंगी कि पड़ोस वाली के देंगी? अम्मा नाम देती हैं, अब पिताजी नौकरी दे देते हैं। मैंने टॉप सर्विसेज है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं साधारण लोग थोड़े हैं। गाड़ी बंगला मोटर रुपया 65 साल तक की सेवा, 3 लाख 3.5 लाख रुपए की सैलरी, और ऊपर से जो है उसकी बातें कुछ नहीं है। चपरासी पुकार कर आता है तो फाइल पलटने का ले लेता है 10,000 रुपया 5,000 रुपया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ा पैसा थोड़े लेता है। अरे छोटे छोटे कोर्ट में ले लेता है 10 रुपया 20 रुपया, तो वहां तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या है फैक्ट? क्या है फैक्ट? तो यही है ना कि लोगों ने अपने लिए सुविधाजनक स्थिति बना रखी है और वही लोग आके हम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं और उनमें मूर्ख बनते रहते हैं। तो हमने आपसे सवाल किया है कि भाई आपसे इतना मेहनत कराई जा रही है, कहा जा रहा है 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको रोक दिया जाएगा। इसके लिए कहीं कुछ 10-5 रुपए 150 रुपए की व्यवस्था है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम लोग जब पढ़ते थे, एमएल धर साहब बीसी थे, उनके पास गए कि साहब हम लोग एमए कर लिए, अब हॉस्टल की फीस नहीं दे पाते हैं, मेस के खाने का पैसा नहीं दे पाते हैं, बेरोजगार हैं, कुछ तो समझिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो लड़का या जो लड़की बीएचयू में रिसर्च करेगा उसे हम कम से कम 600 रुपये दें। और सबको रिसर्च स्कॉलरशिप मिलने लगी। अगर बीएचयू स्टूडेंट को 600 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, एएमयू स्टूडेंट को 1,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, जेएनयू स्टूडेंट को 3,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, तो व्हाई नॉट स्कॉलरशिप फॉर कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? कोई स्कॉलरशिप नहीं है। खून ऊपर से पिया जा रहा है, यहाँ स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रही? कोई नहीं, किसी को मिल रही? अरे भाई रिसर्च तो वो भी कर रहे हैं, रिसर्च हम भी कर रहे हैं। हर तुम्हें मजे की बात बताएं, जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर्स भी हैं, अब तो सीनियर कोई नहीं रहा, सब जूनियर हैं, सब जुगाड़ी। जिसकी थीसिस पलटो, जिस पर लिखा होगा सोहा जी के लिए जिसमें रिकमेंडेशन लिखा होगा, और टोटली थीसिस सोहा जी द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा लिखी ही नहीं। और सोहा सबको गरी आता था। हम जब मिले थे उनसे गांधीयन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो मेरी आदत है कि हम लोग सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो जैसे भी हो, मैं कहा सलाम वालेकुम सर, उन्होंने कहा सलाम वालेकुम, और कैसे हो? ठीक है सर, कैसे आए हो? बस घूमने चला है सर, आपको देखने, आपका नाम सुना था कि सारी थीसिस आप ही जमा लिखते हैं। हंसने लगा, कहा तुमको भी लिखवा रही है? सही सर, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मुझे हूं तो रिसर्च स्कॉलर लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं। तो उसने जितने प्रोफेसर से सबका नाम बताया कि इसकी 5,000 में लिखी थी, इसकी 10,000 में लिखी, इसकी 20,000 में लिखी, इसकी, और सब प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बीसी तक बन गए हैं। अब बताइए, उस व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई। हाँ हाँ हाँ। तो सब छुरा। तो अब ये व्यवहारिक समस्याएं हैं, हैं? अच्छा, तो हमें आज आपको पढ़ाना था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव, ठीक? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ाना था, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो रोज
टॉपिक अलॉट करते हैं। आप ये बताइए सर। तो सबसे पहले जो मैंने वादा किया था आपको वादा निभा देता हूँ, क्योंकि आपको देर होगी भगेंगे। इसके बाद जो भी होगा डिस्कस करेंगे, आपकी समस्याओं का कुछ समाधान हो सके मैं प्रयास करूंगा। अब मेरे पास और कोई काम है भी नहीं, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। और कल मेरी जबरदस्त लड़ाई हो गई श्रीमती जी से हैं। दरअसल हमारे जो बड़े लाट साहब हैं, वो जो भी लड़की आती है, हमें तो हर लड़की बहुत अच्छी लगती है, कोई भी लड़की हमें बहुत अच्छी लगती है। तो जो भी आया हमने कहा हाँ यार लड़की तो बहुत अच्छी है, शादी कर लो, क्या बुरा है। अरे जिंदगी में फिर निर्वाह करना। मेरी माता जी तो कहती थी सब लोग सुंदर लड़कियों को पीछे भगते हैं, और कुछ डिम कलर हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रूप रंग हो, अगर उसके साथ निभाओ तब तुम सही सही लड़के हो, नहीं तो तुम्हारा लड़का होना बेकार है। तुम लड़की होते तो ठीक था। तो मेरी अपनी जो सोच है, मैं श्रीमती जी कहती तुमको तो हर कोई अच्छा लगता है, तो अच्छा तो लगता है, इसमें बुराई तो नहीं है, ये हर कोई अच्छा लगता है। हर देवी जो जितनी भी प्रतिमा है सब देवी की प्रतिमाएं हैं। अब जो लड़कियां आती हैं, जो उनको लाइक करती हैं उनको डिसलाइक कर देते हैं, और जो उन्हें डिसलाइक कर देती है उसको लाइक करने लगते हैं। अजीब बात है भाई, कोई जरूरी है कि जिसे हम चाहते हैं वही हमको चाहे ना? जब दोनों एक दूसरे के चाहेंगे तभी तो जीवन निभ सकता है। जब कोई पैसे के लिए पद के लिए समझौता कर ले वो खतरनाक है। अगर कल तुम्हारे पास पद नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, तो फिर दहेज हत्या में जाओ बेटा, फिर तलाक में जाओ, है कि नहीं? अब उनसे एक बड़ी समस्या है, लड़कियों की शादी तो कर दी, वो नौकरियां भी पा गई थी शादी के पहले, ये भी नौकरी पा गए। जो आता है वो नौकरी के लिए, भाई लड़का नौकरी कर रहा है, प्रोफेसर है, चलिए। और सब जानते हैं कि सर बहुत अच्छे आदमी हैं, ये सब दहेज वहेज की बात नहीं करते, इनके अच्छे लोग हैं। कल से 4-5 फोन मेरे पास है, सुबह मेरी लड़ाई हो गई, फिर उसके साथ तुम भी शामिल रहती। जब तुम आई थी तुम तो बहुत खूबसूरत नहीं थी, हमने तुमको देखा भी नहीं था, हमने देखा भी नहीं था। और मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तुम प्राइमरी में पढ़ती थी, और यहाँ आके तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। तो क्या दूसरे के आने की संभावना बंद करना ही तुम्हारा मकसद है? उस पृष्ठभूमि में अपने को भी खड़ा करके देखो, बुराई क्या है? इसको समझाओ तो। हाँ हाँ, बड़ी समस्या है ये। अरे अब एक लड़की आई, हमने इसे देखा, को नाम से बुलाया, आई बैठी, पूछा, अब उनको इस बात का एतराज हो गया कि तुम्हारे पास बैठी थी, मेरे पास क्यों नहीं बैठी? समस्या है ना। हमने कहा था तुम जाकर पहले से भेंट लेती, देख लेती, जैसे तब उसके बाद आती हमसे बात करती। हम तो उससे सिर्फ पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारा एकेडमिक कैरियर है और क्या करना चाहोगी, अपने गृहस्थी को कैसे चलाओगी। तो मान लीजिए एक पागल से तुम शादी कर रही हो, पागल भड़केगा तो कैसे इसे कंट्रोल में लाओगी? भाई बड़ी कठिन बात है ना। अगर सांड है, भैंसा है, भड़क गया तो उसे नाथोगे कैसे? बड़ा कठिन काम है कैसे इसे नाथोगे, कैसे इसे कंट्रोल करोगे? तो अब हम इन सारी बातों पर बात कर रहे थे, और तो कुछ पूछा नहीं हमने, लेकिन अब समस्याएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत जगह है, अब तुम लोग अपना संभालो, मैं जा रहा हूँ कहीं अयोध्या में जाके भजन करेंगे या गांव चले जाएंगे। गांव में काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी है हमारी, वहाँ गाय वाय भी हैं, भाई साहब 3-4 गैया पाले हुए हैं, सुबह शाम दूध ले आकर पूरा दे जाते हैं। तो ठीक ठाक है, घर में बहुत अच्छी खेती बाड़ी है, घर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो हाँ, तो कुल मिला के फिर उनकी समझ में अभी तक आया नहीं। कोई भी आ रहा है, एक्स वाई जेड अवसर आ रहा है, अवसर का उपयोग करो जीवन में। उसमें बहुत ना नुकुर करने से कभी कभार बहुत गलत हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है। और ये जिंदगी के ऐसे निर्णय हैं
जिनमें समायोजन करना है। समायोजन बड़ा कठिन काम है, सरल काम नहीं है। जैसे जब हम पैदा हुए तो हमें पर्यावरण से समायोजन करना पड़ता। पैदा होते ही बच्चा क्यों चिल्लाता? माँ के पेट में था, पूरे तौर पर सुरक्षित था, ना हाथ पैर चलाता था, कुछ नहीं, खाना भी मिल जाता था, सांस भी मिल जाती थी। जैसे बाहर आया वैसे उसे लगा कि हाय दैया मारे गए, चें 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 करना शुरू कर देता है। कष्ट होता है ना, चिल्लाता है तभी तो चिल्लाता है, तो कष्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे उस कष्ट को झेलना सीख गए। जब पैर पर चलना सिखाया गया तो चलते थे, मुंह के बल मिट्टी खा लेते थे, होंठ फूट जाता था, पैर टूट जाता था, लेकिन धीरे धीरे दौड़ना सीख गए, समायोजन किया। तो मैंने बताया मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और हर किसी को अपनी स्थिति में खड़ा करके देखना चाहिए कि जो मैं हूं वही वो भी है, और सब में मैं ही हूं, इससे कोई अलग नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सोशियोलॉजी जो है अगर सही दिशा में जाए, इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। हम लोगों को पढ़ा दिया गया कि उपाधि व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या कहती है? सोशियोलॉजी कहती है कि समान समान से समान को जन्म देता है, इसलिए हर मनुष्य की एक ही जाति है आदमी। कितनी बढ़िया बात है, खराब बात है? कितनी अच्छी बात है, हमारी एक ही जाति है। अब भारतीय संदर्भ में जाति शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, उसमें जब अपने ग्रंथों को देखने जाएंगे, अंग्रेजों ने जो बताया टोटल उल्टा बताया हमें। गण, गण शब्द था, गण से जन शब्द बना, जन से महाजन शब्द बना, और उससे फिर जाति शब्द आया। उसका वर्ण से भी मतलब नहीं है। अजीब बात है। अगर आप एनालिसिस करेंगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को, और थारोली एनालिसिस करने की, देखने की बात करेंगे, रट्टा मारने की बात नहीं करेंगे, घूरिए स्वयं चकित हो गए। ये जो बता रहे हैं हमारे गुरुजी पैट्रिक गेडिक साहब, या जो मैक्स मुलर कह रहा है, जो डूमा कह रहा है, सब गलत बात कह रहे हैं। फैक्ट तो इसके बिल्कुल विपरीत है। भले वो कास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, हम भी कास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी अवधारणा जाति की है, वो कास्ट से कहां तक मेल खाती है, ये समाज शास्त्रियों के लिए रिसर्च का मैटर नहीं है, कहां तक मेल खाती है। जैसे एक शब्द बड़ा विवादास्पद है भारतवर्ष में, सेकुलर शब्द है नहीं, और हमारे कोर्स में सेकुलराइजेशन है भी। सेकुलराइजेशन के लिए जो शब्द की प्रयोग किया है एम एन श्रीनिवास ने, क्या शब्द प्रयोग किया है हिंदी में, नहीं पता? हाँ, अरे पढ़ा है तुम लोगों ने? नो नो नो, मर गए। अगर इंटरव्यू में यही पूछ लिया गया कि सेकुलर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया सोशियोलॉजी में, सेकुलराइजेशन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, और आप लोग यही बूझ रहे हैं, कोई बता सकता है प्रॉपर शब्द आप में से? कोई बता दे। हाँ ना, हाँ, नो, कोई बता सकता हो, बताए। देखें कौन बहादुर बच्चा है हमारे बीच। हाँ, इसका मतलब तुम लोगों ने किताब पढ़ी ही नहीं एम एन श्रीनिवास की। एमए कर लिए, पढ़ी? कौन सी किताब पढ़ी? एम एन श्रीनिवास की कोई किताब पढ़ी ही नहीं, एमए कर लिए, कोर्स में तो था, पढ़ी नहीं ना। ईमानदारी से बोलो, हमसे नहीं डरना चाहिए, माँ से पेट नहीं छिपता है। अगर शिक्षक से चुराएंगे कोई बात तो कुछ नहीं पाएंगे। आप जो शब्द बोल रहे हैं, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, ये क्या है? कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, सामान्य भाषा का शब्द है, सोशियोलॉजी का शब्द नहीं है बेटा। और दक्षिण भारत का एक विद्वान सोशियोलॉजी का विद्वान है, उसे हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में रिसर्च करी, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त करता है सेकुलराइजेशन के लिए? सेकुलर के, हाँ, लौकिकीकरण, लौकिकता, लौकिक। भारत में, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, अंग्रेजी में लिखी गई, हिंदी में ट्रांसलेशन भी है, जाके किताब पलट के देख लेना क्या लिखा है। अब यही बात आती है कि तुमने कहा सेमिनार, सिंपोजिया, वर्कशॉप कर लिया ज्वाइन। लौकिकीकरण में
और पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता शब्द में जमीन आसमान का अंतर है नहीं? जिस देश में धर्म माने पूजा पाठ न माना जाता हो, जिस देश में धर्म माने कर्मकांड न माना जाता हो, अगर एक आदमी से मिलिए जो सही सही जानकार है, बता दिए धर्म की परिभाषा क्या है, तो तुम रिलीजन की परिभाषा बताने लगोगे, है नहीं? महाभारत क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है, डॉक्टर भगवान दास क्या कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन क्या कहते हैं, इंडियन स्कॉलर्स, भारतीय विद्वान जो सोशियोलॉजिस्ट हैं क्या कहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। मान लीजिए बोर्ड में गए तो वहां सभी लोग बैठे होते हैं ना, सोशियोलॉजी का भी आदमी बैठा होता है, तुमसे पूछ लिए भाई सेकुलराइजेशन या सेकुलरिज्म इट इज ए प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में क्या ये समस्या है या इसके लिए कौन सा वर्ड उपयुक्त होगा, तो आपने बता दिया पंथ निरपेक्षता। अब जब चले आएंगे तो उससे पूछा जाएगा सोशियोलॉजी वाले से कि सही बताया, तो बता तो गलत रहे हो, कैसे कह देगा सही बताया भैया, है गलत बता रहे हैं ना। दक्षिण भारत वाला सही शब्द दे रहा है, कि नहीं दे रहा, लौकिकीकरण शब्द दिया, और लौकिकीकरण में सेकुलराइजेशन में, सेकुलर लौकिकता में, सेकुलर शब्द में समानता है, धर्म में या पंथ निरपेक्षता में या धर्म निरपेक्षता में सेकुलर शब्द में अवधारणात्मक विभेद है, कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता है, भ्रम पैदा होता है। यही जहां हमारा बच्चा भ्रमित है, चकित है, उससे कैसे हम अपेक्षा करें कि वो एक नई रिसर्च लेकर हमारे सामने आ जाएगा, नई बात कहेगा। सुविधाएं नहीं है, तमाम उसके सामने संकट है, बहुत संकट है। यहाँ जाएंगे आप देखेंगे कितना संकट झेलना पड़ता है, हाँ ढेर सारे संकट है, घर का संकट है, समाज का संकट है, प्रदूषण का संकट है, सारे संकटों को झेलकर बच्चा मैदान में खड़ा हुआ, बहादुर बच्चा, बहादुर बच्ची है वो, ये खड़ा तो है वो, इतने में साहस भंग हो जाना चाहिए ना। पाश्चात्य देश के नौजवानों का साहस इतने में भंग हो जाता है, लेकिन हमारा बच्चा झेलता रहता है, झेलता रहता है, फिर भी डटा रहता है कि नहीं हम डटे हुए हैं। तो बहादुर है कि नहीं बहादुर है? तो स्थिति ये है कि आप जो पढ़ें या जो जाने प्रॉपर वे में जाने। फिलहाल उस पर कभी वो करेंगे। तो जो धर्म की परिभाषा है महाभारत में, धारणात् धर्म मिथ्याहु प्रजा नाम धर्मोधार्यति प्रजा, ये परिभाषा है। और वहाँ जो रिलीजन की परिभाषा है, रेलीगेयर शब्द रिलीजन से आया है, उसका मतलब होता है किसी आध्यात्मिक सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करना। जो मजहब की परिभाषा है उपासना पद्धति, तो उपासना का एक तरीका है, तो आप यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, बका से फना तक पहुंच सकते हैं। अब इसके लिए भारत में कौन सा शब्द है? उसके लिए धर्म शब्द नहीं है, उसके लिए पूजा पाठ शब्द है। पूजा पाठ कर लो भैया कुछ है नहीं, शब्द है कि नहीं है? फिलहाल उसे छोड़ देते हैं, लिख लो, नहीं देर हो जाएगी और तुम लोग कुछ पाओगे नहीं। तो मुझे पछतावा होता है जब जाते हैं संध्या को, तो आज हमने दिया क्या। और ऐसा नहीं कि आपके बीच में आ रहे हैं तब कुछ करते नहीं। जब मैं नौकरी करता था तब कुछ कम कर पाता था, आने जाने में समय खत्म हो जाता था। अब बैठे रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते, काफी समय रहता है। सवेरे उठे, नहाए धोए, थोड़ा सा योगा किया, तो बस उसके बाद अपना पढ़ते लिखते रहते हैं, कुछ लिखने का काम करते रहते हैं। किताबें आए, अब ये वाली किताब नहीं बाजार वाली सीजर एंड पेस्ट वाली, जिससे कुछ लोगों को मिल सके, प्रयास करते रहना चाहिए। तो हमने कहा था आपको हम कम से कम 10 क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन आप इसे चुराए रखिएगा, बताइएगा मत नहीं मेरी पीछा लेदर होगी, जिन्होंने आउट कर दिया है पेपर, यही हम उनको भी दे देंगे, दूसरा नहीं देंगे। तो लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। अंग्रेजी में लिखेंगे कि हिंदी में लिखेंगे? हमने तो अंग्रेजी में ही लिखा है। अगर अच्छा यहाँ वो है नहीं, क्या कहते हैं, फोटो कापी नहीं, फोटो कापी करा के दे देते, समय भी बच जाता। हाँ बिल्कुल खींच लीजिए अगर खींच पाइए तो। हाँ पहले तो हमने सोचा था कि हिंदी में लिखे, फिर हमने कहा नहीं अंग्रेजी में मांगते हैं, इनको हिंदी में देंगे, तो पहले लिख लो फिर खींच लेना। हाँ हाँ पहले लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, और अंग्रेजी में जिसे खींचना होगा खींच लेगा, एक ही बात होगी। लिख लीजिए, भारतवर्ष में समाज शास्त्र विभाग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में खोला गया या स्थापित हुआ?
भारतवर्ष में समाजशास्त्र विभाग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ? विकल्प लिख लीजिए। हैं? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता, 1917। ठीक। दूसरा मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, 1919। ठीक। तीसरा विकल्प लिख लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, 1921। और मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, 1928। विकल्प चुन लेंगे? हाँ, मुंबई विश्वविद्यालय 1919, कलकत्ता विश्वविद्यालय 17 में खुला, लेकिन वहाँ स्थापित ही नहीं हो पाया। क्या हो गया? जब एंथ्रोपोलॉजी वाले हावी हो गए और पूरा हाँ मुंबई में खोला। कलकत्ता में पढ़ाया गया इकोनॉमिक्स में, डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया, डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं है। 1976 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना, 68 में काशी विद्यापीठ में सेपरेट डिपार्टमेंट बना, 74 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेपरेट डिपार्टमेंट बना, 72 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेपरेट डिपार्टमेंट बना। इट वॉज मुंबई यूनिवर्सिटी इन 1919 आपका डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट बना, जहां रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा नहीं थी। विचित्र बात है ना। और मजे की बात है, हमने बताया कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट घुस आए सब, मानव शास्त्री, मानव शास्त्र का रिसर्च मेथोडोलॉजी और सोशियोलॉजी की रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों में व्यापक अंतर है। मानव शास्त्र जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, किताबों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, प्रजातियों के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर। प्रजातियों का विभाजन किस आधार पर है? चेहरे की बनावट और चमड़ी का रंग, है नहीं? और भारतवर्ष में जहां चमड़ी का रंग अलग ही नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है? बताया नहीं था? तो सब रंग कच्चो संवरिया रंग पक्को यहाँ काला गोरा पीला सब मिला दिया गया, एक में फेंट के एक रंग बना है। हाँ, पूरे भारतवर्ष में है। भले यहाँ गोरा आदर्श हो, है नहीं आदर्श, लेकिन हमने किसी लोकगीत में पढ़ा था, वो देखो बिहार से लड़की आती थी, भोजपुरी लोकगीत था, उसमें पता नहीं कुछ ऐसा था जिसमें सांवला और गोरा दोनों में एक में मिला दिया गया था, अब याद नहीं आ रहा है, सुना था। हाँ, सांवर गोरिया कहा गया था उसे माने सांवले रंग की गोरी। तो गोरी माने यहाँ गोरा रंग नहीं है, गोरी माने स्लिम। हाँ हाँ हाँ, खूबसूरत। हाँ, माने ब्यूटीफुल गर्ल ये उसमें शब्द आता था। तो हमारे यहाँ सांवला रंग क्या है? सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है। गेहूं जैसा साफ और बाजरे जैसा काला, ज्यादा से ज्यादा काला बाजरे जैसा, ज्यादा से ज्यादा साफ गेहूं जैसा, इससे ज्यादा ना कोई साफ होता है। अरे तो इसीलिए तो सब में आला है ना, काला है इसलिए सब में आला है कोई बुरा नहीं। तो इसमें विकल्प क्या आया? मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और 1919 भी याद रखेंगे आपके सब। ऑब्जेक्टिव होगा, एक 2 पेपर होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव मांग रहे हैं हम लोगों से, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हम लोगों से दूसरा काम करवा रहे हैं। हमारी समझ से मेथोडोलॉजी वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा दोनों कर दिए थे। अच्छा, ए भी पार्ट कर दिए थे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों से जो क्वेश्चन मांग रहे हैं। हाँ यही तो बात है, नहीं वो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम नहीं कर रहे हैं। हमको जो यहाँ भेजा गया है वो अपना काम कर रहे हैं। तो देख रही थे ये लगाए हुए, इसे वो क्या करेंगे? बेचेंगे बाजार में, देखो हमने इतनी मलाई मारी है, इसे खरीद लो मैंने तुम्हारे लिए थोड़े हमें भेजा गया है,
हमें तो उन्होंने अपने लिए भेजा है कि हमारा काम बनेगा। ये जितना इस सॉफ्टवेयर में जा रहा है इसको सब वहां से घुमाएंगे और हर कॉलेज से कहेगी इसे खरीदो, ठीक। हाँ, सब बता नहीं रहा था बच्चा कि जाओ तुम्हें तुरंत मिल जाएगी सर्टिफिकेट, 300 की जगह कितना दो, 1000 दो, 500 दो। एक बिटिया रोने लगी कि गुरुजी हमें मार्कशीट नहीं मिल रही। हम कहें कम से कम 15 बार गई हूँ, है। तो जो बच्चे फर्रुखाबाद से आ रहे हैं, इटावा से आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं और बेटियां आ रही हैं, समस्या तो है। मान लीजिए उनके माता पिता उनके साथ नहीं आ पाते, भाई नहीं साथ आ पाते, और फर्रुखाबाद से लड़की आई है मार्कशीट के लिए लौट के जा रही है, चुनौती है कि नहीं चुनौती है। तो वहाँ बाबू मिल जाते हैं, चपरासी मिल जाते हैं, शोषण करते हैं, शोषण करते हैं। तो मेरे पास पहुंची, किसी बिटिया ने बता दिया वो सर को दे दो काम बन जाएगा तुरंत। मैं गया, हमने कहा ठीक है तुम आ रहा हो, मैं आ रहा हूँ। गया, हमने कहा उसकी मार्कशीट देखी, हमने तुरंत पहुंच गया काउंटर पर, हमने 300 रुपया जमा किया, 300 रुपया जमा करके आए, बाबू का इसमें रिपोर्ट लगा, उसने रिपोर्ट लगा दी। पहुंच गया वहाँ, उसके पास कंप्यूटर में सरोज दुबे के पास की मार्कशीट बना दो, अभी उसने बना दिए। और मैं ले आकर मैंने उसको चेक वाला जहाँ साइन होता है उस बाबू से फिर करवा के बिटिया को पकड़ा दे, ले जा तुम्हारा काम हो गया। मेरा मुँह तक नहीं, सर काम हो गया। हमने कहा देख लो हो गया कि नहीं हो गया। नहीं सर असली मार्कशीट है। हमने कहा बिल्कुल असली है, नकली नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता। अब उसने तमाम लड़कियों से बता दिया, मेरे लिए तो आफत ही आ गई। आफत ही आ गई कि नहीं आ गई। जितने परेशान थे सब दौड़ने लगे कि सर ऐसा है। तो देखो भाई तुम वहाँ चलो, वहाँ खड़े रहो, मैं अगर समय मिला तो आ जाऊंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। पैसा नहीं देना है किसी को। तो स्थिति क्या है, वो काम किस लिए करते हैं, वो तो बनिए हैं बाजार के लिए, दुकान खोली उन्होंने बेचने के लिए। जो पढ़ा रहे हैं हम यहाँ आके उसको यहाँ सॉफ्टवेयर पर ले रहे हैं और इसे वो बेचेंगे, पक्का बेचेंगे। हाँ डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी जैसे लिखिए टू दी पॉइंट लिखिए। हाँ कल हमने आपको बताया था, जैसे उन्होंने पूछ लिया कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडिया है, तो एक लाइन में लिख दीजिए कि भारतीय समाज में निरंतरता में परिवर्तन है। बस आप कहाँ निरंतरता है कहाँ परिवर्तन, टू दी पॉइंट लिखते चले जाइए, आला मत गए। ज्यादा से ज्यादा 40 शब्द, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। 5 नंबर का सवाल हो तो 5 पॉइंट, 2 नंबर का सवाल हो तो 4 पॉइंट, 1 नंबर का सवाल हो तो 2 पॉइंट, 10 नंबर का सवाल हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट। बस पॉइंट लिखते जाइए। भाई जो हमने पैटर्न देखा है, जो मैंने वैल्यूएट किया है, जिस पर मैं सबसे ज्यादा नंबर स्वयं देता हूं, और जो तरीका भी है वो आल्हा गाने वाला नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि आपने कितने पॉइंट रेज किए हैं, कितना पॉइंट आपने दिया है। अब आपने उस पॉइंट पर, मॉडर्निटी पर, मैकाइवर क्या कहते, पेज क्या कहते, लर्नर क्या कहते, बर्जेस क्या कहता है, ये क्या कहते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। हमसे तो ये मतलब है ये मॉडर्निटी का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से तथ्य निहित हैं। 1 2 3 4 5 जो आपको समझ में आता है लिख दीजिए, बस दैट इज इनफ। यही जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके देने का तरीका है। किसी ने, हाँ और कौन करेगा। ये बिटिया आते हैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं कि आ जाइए गुरुजी, आप भगा देते हैं, नहीं करते हैं। क्यों, अगर हमने 10 सही किया वहाँ 50 गलत करने वाले बैठे हुए हैं। अब तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में भी गलती करते हैं, कपिया पलट देते हैं कि ये देख लो गुरुजी सिर्फ 45 नंबर दे देना। लो, बरेली विश्वविद्यालय में पाणी जी रजिस्ट्रार थे, फोन किया कि भाई साहब थोड़ा सा मौका दे, समय दे दीजिए। चले गए। उनको भी दिखाना होता है ना कि हमने इस विद्वान को बुलाया, इस स्कॉलर को बुलाया, ये किया वो किया। तो चपरासी आया और 5 रोल नंबर लेके आया। उन्होंने कहा कि देखो सब स्टाफ की कापियां हैं, इन्हें 45 से कम नंबर मत दियो। बरेली विश्वविद्यालय बरेली। हमने 5 कापियां छांट ली, उन्हें अलग कर दिया। जितनी कापियां थी उन्हें चेक कर दिया और 5 को बंडल बना के ले जाकर स्टार को दे दिए कि साहब आप इसे जचवा लीजिए। आपको चपरासी कह रहा था कि नहीं 45 से कम नंबर मत दीजिए, मेरी जमीन नहीं अलाउ करती है। मैं चला, न टीए चाहिए, न डीए चाहिए, न रिजर्वेशन चाहिए। आया था बरेली, घूम लिया, चला।
अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, बुलाया ये वो, कम से कम यार 3 दिन तो रुक जाओ, हमारा टीएडीए खराब मत करो, ये क्या होता है। गोरखपुर में भी लोग कहते हैं कि कम से कम 3 दिन तक रुक जाओ, 3 दिन से ज्यादा रुकता भी नहीं, चला जाता। इसी विश्वविद्यालय में बीसी थे, बहुत बढ़िया बीसी थे, उन्होंने बुलाया चले जाओ फ्लाइंग स्क्वाड में। लोग सिफारिश लगाते हैं फ्लाइंग स्क्वाड के लिए, और रुपया भर भर ले आते हैं गाड़ी में। मैं श्रीमती जी भी लड़ती हूँ तो उतना रुपया ले आया, तुम क्या करने जाते हैं। गया एक बड़े कॉलेज में ला के विद्यार्थियों को, हाँ? गया, मेरी मेरी कहानी सुन लो, बड़ी इंटरेस्टेड है। एक बड़े आदमी के कॉलेज में घुस गया, और वहां 4 साथी हमारे और थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, कानपुर विश्वविद्यालय के, मोटे मोटे बड़ी बड़ी चुतिया रखा है। मैं घुस गया, वो सब बाहर खड़े हैं, वो सब अपना मुर्गा वो सब नोच रहे हैं। मैं घुस गया, जिसको देख रहे हैं वही इतनी मोटी किताब लिए बैठा है। हाँ, तो सबसे पहले हमने लड़कियों को नहीं, जितने डढ़ियल थे उन्हीं को मारना शुरू किया, और जितनी किताबें थी सब छीन लिया, 3 बोरा किताबें छीनी। लड़कियां उनकी तो चिल्ला के अपने डर को मारे थे कि ये कहाँ से आ गया, किसी को डर नहीं रहा है, और जिसको देखो उसी को मार रहा है। तो बच्चे बच्चे अपने टीचर से बहुत डरते हैं। और इसका मुझे कटु अनुभव है, क्योंकि मैं कन्नौज में रहा हूँ। वहाँ सब्जी बेचने वाला भी अगर तुरई बेचने जा रहा है तो एक बंदूक इधर रखता है, एक बंदूक इधर रखता है। हाँ, वो गाली गलौज नहीं करते, सीधे गोली चलाते हैं। लेकिन अपने शिक्षक को, या हम लोग, हमारा तो भाई इतना सम्मान था, तो वहाँ दरोगा वरोगा जो थे कहते भैया ये मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये आ गए सब बच्चे भाग जाएंगे। तो जो भी हो, दैट इज अनदर थिंग। सबसे छीन ले आए, उनके मैनेजर आए, अब सर चाय पी लीजिए कीजिए, तो ठीक है बैठे। सर 3 बोरा नकल, हमने कहा हाँ तो हमारा सेंटर दीवार हो जाएगा। नहीं दीवार तो नहीं होगा तुम्हारा सेंटर, मैं जानता हूँ। तो कहा साहब कुछ समझ लीजिए। हमने कहा कुछ नहीं, मैं इसे यूनिवर्सिटी तक ले जाऊंगा। तो उसने कहा साहब आप यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे बेकार हो जाएगी। यूनिवर्सिटी आया, परीक्षा नियंत्रक कहता है कि 3 बोरा नकल कोई नकल होती है? अरे 1-2 कापी पकड़े होते या 3 बोरा काहे पकड़ ले आए। और वो सारी मेहनत वहीं खत्म हो गई। अब फिर दूसरे दिन बीसी ने बुलाया, हमने कहा मैं इन चोरों के साथ नहीं जाऊंगा, ये सब चोरकट बैठे हैं कि नकल बेचते हैं, नकल पकड़ते, तो मैं इन विक्रेताओं में शामिल नहीं हूंगा, माफ कीजिएगा, मैं चला अपने रास्ते, और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे नकल बेचनी नहीं है, पैसा लेना नहीं है, हम कहें जाए? अरे हम बीसी नहीं बनेंगे, हम चीफ प्रॉक्टर नहीं बनेंगे, हम जो है पर्याप्त। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गया। तो उस दिन से फिर मैंने तय कर लिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई कांट गो एनी है, नहीं गए। इंस्पेक्शन भी मैंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। इसी के यहाँ जो प्रिंसिपल आया है अनूप, अच्छा लड़का, एकेडमिशियन भी है, मेहनती भी है। तो जितने बच्चे हैं जो एकेडमिशियन है, मेहनती हैं, बड़ा आदर भी करते हैं, बहुत आदर करते हैं। अब प्रिंसिपल होते हुए भी उठ के आएगा और पैर छुएगा, जैसे सर आप आ गए। जितने बच्चे और जो धूर्त टाइप हैं, ऐसे एक दिन एक बड़े प्रोफेसर ने कहा आप इन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं मैंने उस श्रेणी का आशीर्वाद मुझे नहीं देते। अब आशीर्वाद की भी श्रेणियां है ना। कोई नमस्ते करता तो भैया नमस्ते, कोई सलाम करता तो भैया सलाम, कोई आया पैर छुआ तो उसको दूसरे किस्म का आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो उन्होंने शिकायत की कि आप नहीं करते, तो देखिए ये मिलता है, इसका भी क्वालिफिकेशन वही है, एमएससी पीएचडी है, और तुम्हारे कॉलेज में ही प्रोफेसर है, तो आके पैर छूता है, तो इसको तो भाई वो वाला आशीर्वाद देना पड़ेगा जो इसे दे रहे हैं। तुम मिलते हो तो नमस्ते करते हो, तो तुम्हें तो नमस्ते वाला ही आशीर्वाद देना पड़ेगा ना। नमस्ते को नमस्ते, चरण छुई को भैया खुश रहो, है नहीं? या और निकट कोई आया तो मंगलमस्तु कल्याणमस्तु, और कोई निकट आया भैया ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा रक्षंत चत्वारो वेदा यावत चंद्र दिवाकर। मैंने तुम्हारी पूरी बौद्धिक क्षमता को, पूरी क्षमता को शांति मिले, योग्यता मिले, समर्थन मिले, है नहीं? सब आगे बढ़े, तो जो भी हो तो वो लजा गया, क्योंकि धूर्त है ना। हम कहे तुम्हें जानते हैं कि तुम्हारा काम है रुपया कमाना, तुम्हारा काम है नकल करवाना, इसका काम है पढ़ना पढ़ाना। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? अगला प्रश्न लिख लें, नहीं देर होगी। हाँ, दूसरा लिख लें, प्रथम भारतीय समाजशास्त्री कौन था?
हु वाज द फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, प्रथम भारतीय समाजशास्त्री कौन था? विकल्प आ लिख लें, बी एन सील, ब्रजेंद्र नाथ सील। विकल्प ब, पैट्रिक गेडिस। विकल्प सा, गोविंद सदाशिव घूरिये। और डी, आर के मुखर्जी। देखें, आर के मुखर्जी नाम से दो लोग हैं, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। तो राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी भी हैं लेकिन वो बहुत पीछे है। हाँ, इसमें घूरिए सर, पहले समाजशास्त्र के विद्यार्थी थे, पहले भारतीय समाजशास्त्री थे। ठीक, याद रखेंगे, कहीं भूलेंगे नहीं। अगला लिख लें, भारतीय समाजशास्त्र में किसे गुरुओं का गुरु कहा जाता है? भारतीय समाजशास्त्र में किसे गुरुओं का गुरु कहा जाता है? गुरुओं का गुरु, गुरु ऑफ गुरुज। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है। दूसरा, भारतीय समाजशास्त्र का जनक कौन था? Who was the father of Indian sociology? इसमें विकल्प लिख लें, राधा कमल मुखर्जी, जी एस घूरिये, एम एन श्रीनिवास और डी पी मुखर्जी, धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी, डी पी मुखर्जी। नो ना, जी एस घूरिये। हाँ, अगली लिख लें, अगला, भारतीय साधु, इंडियन साधु, हाँ, किसके द्वारा लिखी गई? हम लोगों ने घूरिये पढ़ा है ना, घूरिये पढ़ा है, एम एन श्रीनिवास पढ़ा है, आर के मुखर्जी पढ़ा है, उन्हीं पर सब दे रहे हैं। पूरा अगर प्रश्न आप चाहेंगे तो पूरे के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका क्लास पर्याप्त नहीं होगा। तब कभी आप चाहेंगे, जब चाहेंगे, समय होगा, तय कर लीजिएगा, बता देंगे, चाहे यहाँ बता देंगे, चाहे जहाँ आप जानना चाहेंगे बता देंगे। मैं आपका शिक्षक हूँ, आपके बीच में हूँ, फोन नंबर मेरा आपके पास है, आपका पूरा अधिकार है, विद्यार्थी होने के नाते पूरा अधिकार है। आप पूछिए, जानिए, या कहीं इकट्ठा हो जाइए, बुला लीजिए, बता देंगे, आपको सफलता मिले, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा प्रयास भी है कि आप सफल हों। अभी लिख देंगे सबको, नोट कर लीजिए, पहले सवाल लिख लीजिए, है ना। तो इंडियन साधु, भारतीय साधु किताब किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर भगवान दास, प्रोफेसर इरावती करबे, बा विकल्प, सा जी एस घूरिये और डी मैसूर नरसिम्हन श्रीनिवास या एम एन श्रीनिवास। इसमें भी विकल्प वही, घूरिये सही है। अगला लिख लीजिए, भारत समुदायों का समाज है, भारत समुदायों का समाज है, किसने कहा? भारत समुदायों का समाज है, किसने कहा? हाँ लिख लीजिए, लुई डूमा। बा लिख लीजिए, एम एन श्रीनिवास। सा लिख लीजिए, ए आर देसाई। और दा लिख लीजिए, आर के मुखर्जी। ठीक, डी आर के मुखर्जी। इसमें कौन सा सही है? हाँ, लास्ट वाला, क्योंकि इसी नाम से किताब ही है उनकी, है? हाँ, तुम लोग सयाने हो, परीक्षा पास करके आए हो ना। अगली बात लिख लें, द स्ट्रक्चर ऑफ बैलूज वाज रिटन बाई, माने मूलों की संरचना
नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? आ डी.एन. मजुमदार, बा एम.एन. श्रीनिवास, सा आर.के. मुखर्जी और द डी.पी. मुखर्जी। अगला लिख लें, राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित, राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? या राधा कमल मुखर्जी की समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? है? अब लिख लीजिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, पहली किताब लिख लीजिए ए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 1916 में लिखी गई थी। है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। बी लिख लीजिए, सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी। अच्छी किताब थी लेकिन इनकी चली नहीं इकोलॉजी। हाँ, मानव शास्त्री थे ना, भले छाए रहे सोशियोलॉजी में, लेकिन ये आई 1945 में। अगला लिख लें, रीजनल सोशियोलॉजी का विकल्प, रीजनल सोशियोलॉजी, ये आई 1926 में। और अंतिम लिख लें, द डायमेंशन ऑफ बैलूच 1964 में, द डायमेंशन ऑफ बैलूच 1964 में। अगला प्रश्न लिख लें, आंसर इसका सी आंसर सही होगा इसका, रीजनल सोशियोलॉजी 1926 में। ठीक, सी आंसर सही होगा। जो सही है उसको निशान लगा लीजिए, हाँ, तो परेशानी कम होगी। अगला लिख लीजिए, संस्कृतिकरण का सिद्धांत या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, हाँ, को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? अब इसी का उल्टा सवाल भी है, डिसंस्कृताइजेशन, असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया, हाँ, किसने किया? तो वो तो मजुमदार तुम लोगों को आता है, यहाँ लिख लो, ए विकल्प जी.एस. घुरिये, बी विकल्प लुई नोमा, सी विकल्प एम.एन. श्रीनिवास, और डी विकल्प आर.के. मुखर्जी। इसमें एम.एन. श्रीनिवास हैं, ये तो जानते ही हो, कई बार सुन चुके हो, समझ चुके हो। हाँ हाँ हाँ, देयर इज डिफरेंस। हाँ, आगे लिख लो, ये पूरा कर दे, नहीं तो बहुत लोग भूखे होंगे, भगना चाहते होंगे, घर की समस्याएं होंगी। हाँ, लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रभु जातियां कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की, विच आर द डोमिनेटिंग कास्ट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रभु जातियां हैं या प्रमुख प्रभु जातियां कौन सी हैं? ठीक, प्रभु जाति पढ़ा है ना, डोमिनेटिंग कास्ट। पहला लिख लीजिए, ए विकल्प, विकल्प ए, ब्राह्मण, कायस्थ और बनिए, ब्राह्मण्स, कायस्थ एंड बनिए, डोमिनेटिंग कास्ट हैं? बी विकल्प लिख लीजिए, आहिर, जाट और राजपूत, आहिर, जाट और राजपूत। सी विकल्प लिख लीजिए, कुर्मी, लोधी
कुर्मी, लोधी और मौर्य। मौर्य, डी विकल्प लिख लीजिए। राजभर, निषाद और लुनिया। लुनिया, लुनिया चौहान लिखते हैं पूरब में अपने को। इसमें विकल्प बी सही है। यूपी में हाँ अजगर शब्द का प्रयोग किया गया है इनके लिए। किसने किया अजगर शब्द का प्रयोग? नो नो नो, एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेटिंग कास्ट कहा। यूपी में कौन लोग हैं डोमिनेटिंग कास्ट? ये रिसर्च किसने की? हाँ, अब यही गड़बड़ा जाता है मामला ना कि हम लोगों ने तो एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ रखा है। अगर उसने हमने एम.एन. श्रीनिवास को लिख दिया तो सत्यानाश हो गया, फेल हो गया। यही एक क्वेश्चन टेक्निकल कर देते हैं ना, थोड़ा सा घुमा देते। हाँ, लिंच ने भी यूपी का अध्ययन नहीं किया। जिसने यूपी का अध्ययन किया उसका नाम बताओ। यूपी का अध्ययन किसने किया? हाँ, यूपी के कई गांव का अध्ययन हुआ है। सेनापुर का अध्ययन हुआ है, कुद्दूपुर का अध्ययन हुआ है, महुआ गांव का अध्ययन। हाँ हाँ, लिख लीजिए, ये तो लिख लिया। यूपी की जो प्रभु जातियां हैं, डोमिनेटिंग कास्ट इन यूपी, जीसी हेलन ने अध्ययन किया। हाँ, बड़ी बढ़िया किताब भी है उसकी, उत्तर प्रदेश की प्रभु जातियां। उसी ने कहा कि अजगर फारहीर। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में अजगर को, हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया जीसी हेलन ने। लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध छात्र था गोविंद चंद्र हेलन। हाँ, एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेटिंग कास्ट। यहाँ एक क्राइस्ट चर्च कॉलेज में महिला पढ़ाती थी, हैं? अब तो रिटायर्ड हो गई, प्रिंसिपल भी थी। तो मुझे बहुत मानती थी वो, है नहीं? तो जानती थी कि कहती थी सरवा तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और ले जाती थी बना बना के, वो तो कहती थी आओ तुम्हें खिलाते हैं। तो वो सबको गरी आती थी, खास तौर पर यहाँ के सबसे वरिष्ठ सोशियोलॉजिस्ट को गालियाँ देती थी। गिन गिन के गालियाँ देती थी। और उनका नाम रिचर्ड था। तो लोग समझते थे कि ये अंग्रेज हैं। गोरी चिट्ठी भी थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन वो अंग्रेज नहीं थी, हैं? उनका पांडे नाम था। उन्होंने रिचर्ड से शादी कर ली, तो अपना नाम उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखना शुरू कर दिया। वो जो पी पांडे थी उससे पी रिचर्ड हो गए, तो लोग समझते थे कि पी रिचर्ड जो है ये किसी क्रिश्चियन का नाम। लेकिन थी बहुत बहुत अच्छी महिला थी, बहुत स्नेह देती थी, बहुत अच्छी थी। रिटायर तो बहुत पहले हो गई। अच्छे लोग भी होते हैं ना, जीसी हेलन भी अच्छा आदमी था, उसने रिसर्च किया। और ये गोविंद चंद्र हेलन, और ये जीसी हेलन जो था ये बैकवर्ड कास्ट से आता था। और मजे की बात है, ये सिंह नहीं था, शर्मा नहीं था, पांडे नहीं था। ये पिछड़ी जात से आता था। तो अध्ययन तो किया इसने, लिखा तो। और यूपी पर इसका बहुत अच्छा अध्ययन है, शेरपुर गांव पर, गाजीपुर। शेरपुर में क्या हुआ, वहां दलित जातियों ने जनेऊ पहन लिया। क्या पहन लिया? जनेऊ पहन लिया। तो वहां जो डोमिनेटिंग कास्ट थी, भूमिहार लोगों ने, भूमिहार ब्राह्मण जाति होती है, उन लोगों ने क्या किया, 400 दलितों के घर में आग लगा दी। इसलिए पहले जनेऊ आओ। बड़ा अच्छा है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में जाति संघर्ष। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो पढ़ना चाहिए। या चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोशियोलॉजी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो अगला लिख ले, अगला प्रश्न, इंडिया चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी रचना है? आ लिख लें, एम.एन. श्रीनिवास। श्रीनिवास ने भी विलेज पर लिखा है। हाँ,
हाँ, यहाँ चेंजिंग विलेज है, श्रीनिवास का भी विलेज पर है, और एस.सी. दुबे का भी विलेज पर है, और योगेंद्र सिंह का भी है, मैके मैरियट का भी है, बी.आर. चौहान का भी है। हाँ हाँ, तो विलेज पर लोगों ने काम किया, और ये हमारे विषय के विद्वान नहीं थे। he was a student of political science। किसके विद्वान थे? पॉलिटिकल साइंस के। और रिसर्च भी किस पर किया? सोशियोलॉजी में नहीं किया। और क्या कर गए ये? सोशियोलॉजी के महान विद्वान बन गए, अमेरिका पहुंच गए। ये किताबियां लिखे थे। मैंने यही किताब लिखी थी। और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन 15 साल तक हो गए, यूएनओ में भारत के प्रतिनिधि हो गए। है ना? गांव में मजा है कि नहीं है? गांव की बात कहने में कितना आनंद है कि गांव की बात कह दो। अब गांव की बात कैसे कह दी इन्होंने, है नहीं? जो वो नहीं जानते हैं, अगर हम उसे बताते हैं तुरंत हमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो जो बताते हैं, जब हम उनको बताते हैं तो हमारी खिल्ली उड़ाते हैं वो, नहीं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक विद्वान आए थे, वो इको डिग्रेडेशन पर पढ़ा रहे थे। टॉपिक था इरोजन इन गंगेटिक वैली, माने गंगा घाटी में क्षरण, गंगा नदी के किनारे क्षरण क्या है। और वहाँ उस समय सविंदर सिंह हेड थे, प्रवीण सिंह, उनकी कई किताबें थी। इरोजन पर तो बहुत किताबें थी। उन्होंने करीब करीब 50 लोगों से ज़्यादा को पीएचडी करा रखी थी। और कई नाम है जागर सिंह, कई अच्छे नामों से एक नाम सविंदर सिंह का था। उन्हीं के डिपार्टमेंट के विद्वान खड़े हुए कि ये जो कहेंगे उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे चिल्लाए कि हिंदी में बोलो सर, हिंदी में बोलो, हिंदी हमें, अंग्रेजी हमें नहीं आती है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हायर एजुकेशन में कहता है कि इंग्लिश इज प्रॉब्लम या लैंग्वेज इज प्रॉब्लम, वो मूर्ख है, अच्छा आदमी नहीं है। हायर एजुकेशन में इंग्लिश इज या लैंग्वेज इज नॉट प्रॉब्लम ऑलरेडी। जो भी है सही है। और आप अगर हायर एजुकेशन में आए हैं तो कम से कम अंग्रेजी तो कुछ जानिए, ना बोल सकिए समझिए, बोल ना पाए समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, हिंदी तो जरूर जाननी चाहिए। तीसरी बात, अगर संस्कृत आती है आपको तो आपके लिए सोने में सुहागा है, संस्कृत आती है तो। मध्यकाल को जानना है तो आपको फारसी आनी चाहिए, क्योंकि मध्यकाल में जितना सुधार हुआ भारत में से, जितने काम हुए सब फारसी में हुए। उर्दू एक लैंग्वेज के रूप में आई। लोग कहते हैं कि वाई नॉट उर्दू। उर्दू क्या थी? उर्दू माने क्या होता है? जानते हैं उर्दू माने क्या होता है? अरे अभी जनवरी में एक त्योहार आ रहा है, लोग बनाते हैं, खाते हैं, क्या कहते हैं उसे? खिचड़ी। ठीक। अकबर ने जब इस देश में सेना का गठन किया तो सेना को फारसी में क्या कहते हैं? लश्कर। लश्कर माने सेना। तो उसने कहा कि भाई जो मंगोलिया से आए हैं, जो फारस से आए हैं, जो उज्बेकिस्तान से आए हैं, तजाकिस्तान से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, जो पंजाब से आए हैं, ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो एक ऐसी भाषा बोलो कि एक दूसरे की समझ में आ जाए। तो उसने लश्कर की एक भाषा बना दी, जिसे लश्करी भाषा कहा गया। किसकी भाषा? सेना की भाषा। यही लश्करी भाषा जो है उर्दू कहलाए। ठीक। इसमें क्या था? भाषा लश्करी में फारसी के शब्द थे या देशज शब्द थे। जैसे हिंदी शब्द में कहीं अभी तक हिंदी नहीं आई है, देशज शब्द थे, स्थानीय शब्द थे। लेकिन लिपि जो थी वो कौन सी थी? अरेबियन लिपि थी, अरबी लिपि थी। तो आज भी उर्दू लिखी जाती किसमें? अरबी लिपि में लिखी जाती, दाहिने से बाएं लिखी जाती है। हर भारतीय लिपि जो जिसमें हिंदी लिखी जाती है वो कौन सी लिपि है? हाँ, देवनागरी कह दिया गया। मोस्ट ऑफ वो ब्राह्मी के आसपास है। तो नागरी और देव शब्द मिला के ब्राह्मी लिपि को संशोधित करके किस रूप में ला दिया गया? देवनागरी लिपि मिलाकर रख दिया गया। तो अब कल्पना करेंगे कि लश्करी लिपि, जो लश्करी भाषा थी, उर्दू भाषा जो थी, उस भाषा को जब इसमें नागरी लिपि में लिखा गया, देवनागरी में लिखा गया, देन बिकम हिंदी। हाँ, क्या ला दिया भैया? तो क्या आ गई भाषा? हिंदी आ गई। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, नाम सुना? एक कहानी लिखी उन्होंने, रानी केतकी की कहानी लिखी, और उर्दू में न लिख के किसमें लिख दी?
देवनागरी लिपि में लिख दी। इसी लिपि को लोगों ने कहा या तो बड़ी सरल है। और जब ये आंदोलन चला खड़ा हो गया तो स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ ही जो हम लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये एक भाषा के रूप में विकसित होती चली है। लेकिन वही एक बड़ा विचित्र बौनापन है। जिनके जिम्मे ये था कि शब्द गढ़े, था नहीं, जिनके जिम्मे था शब्द गढ़ो, और शब्द जब गढ़ो तो अवधारणात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनमें इतना बौनापन था कि कंसेप्चुलाइजेशन कर ही नहीं सके। बताए ना, रिसर्च करने जा रहे हो, घटना देख रहे हो, घटित हो रही है, कोई नई घटना को आपको शब्दों में बांधना है, यही तो कंसेप्चुलाइजेशन है। कोई क्रिया, कोई घटना, कोई पहलू उसे शब्द में बांधना है। और शब्द अगर नहीं दे पाए आप तो क्या हुआ, भाषा की दरिद्रता है कि नहीं दरिद्रता। जैसे अभी बताया ना कि सेकुलर के लिए भाषा की दरिद्रता आड़े आ गई, लौकिक शब्द ही नहीं गढ़ पाए, तो उसमें तमाम झगड़ा पैदा हो गया। रोज चिल्लपो मचती है कि नहीं मचती है, रोज चिल्लपो नहीं मचती है, नहीं मची है रे, बड़ा संकट है। तो कहाँ से निकल कर आई, वो वहां से निकल कर आई जिसका सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और एक बन गई, खड़ी हो गई। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ही अवध में चले जाइए अवधी बोलते हैं, ब्रज में चले जाइए ब्रज भाषा बोलते हैं, बुंदेलखंड में चले जाइए वहाँ बुंदेली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाए भोजपुरी बोलते हैं, नहीं बोलते। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के हिस्से में भोजपुरी बोली जाती है, तो अलग अलग बोलते हैं। लेकिन क्या ये सबके सब हिंदी हैं? सब हिंदी हैं क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुई सारी भाषाएं हिंदी हैं। उर्दू भी हिंदी है, भोजपुरी भी हिंदी है, बुंदेलखंडी भी हिंदी है। कुल मिला के जो हमने भाषा अपनी बना ली, ये हमारी योग्यता है कि हमने एक भाषा तो बना ली, कम से कम आज उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है उन विद्वानों की जो इसका जिम्मा लिए हैं कि हम ऐसे शब्द गढ़ेंगे जिससे अवधारणात्मक अभिव्यक्ति सरल हो सके, सहज हो सके, वैज्ञानिक हो सके। सरल हो, सहज हो और साइंटिफिक हो, तीनों बातें होनी चाहिए। नहीं तो ये भाषा की दरिद्रता मानी जाती है। भाषा क्या है, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, कैसे हम अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं। आप रिसर्च करने जा रहे हैं, फील्ड रिसर्च करेंगे, सोशियोलॉजिस्ट हैं, आपको एंथ्रोपोलॉजी वाली रिसर्च नहीं करनी है, किताब पलट डाले लिख दिए फलाने कहा फलाने कहा फलाने कहा, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। गलत है। जब हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, जितने किस्म के हाइपोथेसिस बनाएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, नल और वाइट बनाएंगे ना, टेस्ट करेंगे, अपने डेटा पर टेस्ट करेंगे, तभी ये माना जाएगा कि आपने रिसर्च किया है। जब कंक्लूजन देंगे कि हमारी इतनी हाइपोथेसिस सही है, इसलिए हमारा रिसर्च जो है अवार्ड करने के योग्य है। जब बनाएंगे ना छोटी वाली पूरी किताबिया के संक्षेपिका बनती है, तो उसमें बताना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आपके सामने एक समस्या तो आएगी। क्या समस्या आएगी, कंसेप्चुलाइजेशन की। अगर सही सही रिसर्च किया है, अगर किसी से मिल गया गुरु घंटाल से, तो भगवान ही मालिक है और ज्यादातर लोग गुरु घंटाल के चेला बन जाते हैं, पैसे में, अभाव में, किन्हीं कारणों में। क्यों, देखिए वो प्रतिभा बैठी, क्यों सही है ना प्रतिभा है? तो जो भी हो, ऐसा बहुत होता आया है। इसमें लिख लिया ना, आ एम एन श्रीनिवास, बा एस सी दुबे, सा आर के मुखर्जी और द ए आर देसाई। अब जिनको इसकी फोटो खींचना हो खींच लें, लेकिन इसे आउट मत कीजिएगा, नहीं बताया जाएगा गुरुजी बड़ा गड़बड़ करते हैं। हालांकि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना, ये सारे प्रश्नों आएंगे, प्रश्न अपने ढंग से सुनेंगे। ये तो हमने तुम्हें बता दिए कैसे प्रश्न आ सकते हैं, या हम तो यही देंगे, दूसरा देंगे नहीं अगर वो हमारी बात सुन लेते हैं या मान लेते हैं तो यही देंगे। तो अगर आपने हमारा फोन नंबर चाहिए तो नोट कर लीजिए, हैं? हैं? ठीक, ये फोन नंबर नोट किए रहिए। और एक बात याद रखिए, आपने फोन किया, अगर फोन नहीं उठा तो जान जाइए कहीं व्यस्त हैं।
किसी मीटिंग में, किसी मित्र के यहाँ। हाँ, 98 39 76 14 92। हाँ, व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन प्राय भूल जाते हैं। आज मोबाइल में भूल गया क्योंकि मोबाइल मोबाइल बहुत हम यूज नहीं करते, प्राय भूल जाते हैं। डांट भी पड़ती है हमारी। और हाँ, और नाम हमारा बहुत प्यारा सा नाम है, बहुत छोटा सा नाम है। एल सी कहते हैं उपाधि हमारी, ये ट्रेडिशनल उपाधि है। ठीक, हमारी ये ट्रेडिशनल उपाधि है, परंपरा से आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, सही है। 1 घंटा उसमें गए बाइबा में, 2 लड़कियां थी साथ साथ बैठी थी, 2 3 को इकट्ठे बैठा देते थे, कोई तो उत्तर दे पाएगा। तो उसमें एक उसमें तिवारी लिखती थी और 2 उसमें शर्मा लिखती थी। उन्होंने कहा कि ये भी शर्मा, तुम भी शर्मा, ये तिवारी, तीनों लोगों की जाति क्या है। अब वो सर पका गई, भाई सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो बताओ तो क्या जाति है तुम्हारी। तो मेरा अंदाजा था कि तीनों ब्राह्मण कास्ट होंगे। उसमें एक ने कहा कि साहब हम तो पंडित हैं, ये पंडित नहीं है। ये क्या है कि ये लोहार है। बड़ी अच्छी बात। हमने कहा तिवारी का ये पंडित है, हमने कहा ये शर्मा है, तुम तिवारी हो, दोनों में कोई सिमिलरिटी है, कोई संबंध है? तो कोई संबंध नहीं सर। मैंने कहा ये भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, तो दोनों की एक जाति है कि 2 जाति है? तो सकपकाई। सर समझे नहीं, यही भ्रम पूरी जिंदगी भर सोशियोलॉजी वालों को बना रहता है। कहीं किसी ने पढ़ाया, किसी ने बताया कि मनुष्य की एक ही जाति है, मनुष्य। हाँ, जाति व्यवस्था जो है वो कास्ट सिस्टम नहीं है। स्वयं घूरिए साहब कहते हैं, स्वयं लुई ड्यूमा जो फ्रांस से आया था पढ़ने के बाद उसने कहा कि ये सब गड़बड़ है यहाँ वो बात नहीं है जो तुम समझते हो, यहाँ तो कुछ और मामला है। इसीलिए एक गुरुजी ने लिखा कि भारतवर्ष में जाति व्यवस्था कुंडली मारे सांप की तरह बैठी है, उसे छेड़ोगे तो किस दिशा में जाएगी पता नहीं। एक और विद्वान ने लिखा कि जाति व्यवस्था लेडी मैकबेथ के हाथों पर खून के वे छींटे हैं जिन्हें 7 समुद्र का पानी भी नहीं धो सकता बड़ी विचित्र बात है। तुम क्या इसमें परिवर्तन की बात करते हो, कैसे करते हो? ये मैकबेथ पढ़ा है कभी? अंग्रेजी का नॉवेल है, बहुत अच्छा नॉवेल है मैकबेथ। हैं, वो महिला क्या करती है, अपने उसकी फ्रेंड की हत्या कर देती है और प्रयास करती है कि उसको सजा ना हो, लेकिन वो मिट नहीं पाई, अंत में उसे सजा होती ही है। बढ़िया नाटक है, पढ़ने लायक है। तो जो भी हो, जैसे भी हो, ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझना सोशियोलॉजिस्ट के लिए चुनौतीपूर्ण है। और हमारा फील्ड भी ये बढ़िया है। अगर थियरी में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, गणितीय कमजोरी है, यानी अंकगणित नहीं आती, बीजगणित नहीं आती, टेक्नोमेट्री नहीं आती, स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, तो हम टेक्निक्स का प्रयोग तो कर नहीं सकते। लेकिन इंडियन सोशियोलॉजी में अगर हम गांव की बात जानते हैं या शहर की बात जानते हैं और लोगों के निकट की बात जानते हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक बड़ी अच्छी टेक्निक है सोशियोलॉजी में, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस सर्वे, अनुभव सर्वेक्षण, है नहीं? सबसे ज्यादा अनुभव किसके पास होगा? जो उस घटना से जीकर आया है, नहीं आया, या ज्यादा उम्र का होगा, या फटे पुराने कपड़े पहने होगा, या इस स्थिति में होगा कि दुखित होगा। 3 साल पहले एक बूढ़ी महिला गोविंद नगर चौराहे पर पड़ी थी, ठंडी का समय। बूढ़ी महिला कहाँ पड़ी थी? गोविंद नगर चौराहे पर। जो लोग निकलते थे सवेरे संजय, कोई भिखारी है, हम ही लोग निकलते हैं, देख रहे कोई भिखारी उखारी है, 10 रुपया 5 रुपया लोग फेंक रहे थे। जब उसे होश आया तो बैठकर रोने लगी। भिखारी होगा तो पैसा बटोरने लगेगा, वो बैठकर रोने लगी।
तो कुछ लोगों ने पूछा, माई क्या बात है, काहे रो रही हो? उसने कहा कि मेरी बिटिया यहाँ डॉक्टर है और मेरा बेटा यहाँ लेकर मुझे छोड़ गया है। वो लोगों ने कहा, कहाँ डॉक्टर है? आंसू आ जाते हैं। नाम बताया। कुछ लोगों ने कहा, अरे हाँ वो डॉक्टर साहब तो हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है। फोन किया, उसके पास फोन भी नहीं था। आई, ले गई। आप सोचिए, वो महिला जो जी कर आई है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, उसे कैसे शेयर करेंगे? जब आप उसे शेयर करेंगे तभी आप सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। कि एक बेटा आईएएस है या आईपीएस है, प्रशासनिक अधिकारी है, और माँ को लेकर छोड़ जा रहा है। कहाँ छोड़ जा रहा है? चौराहे पर छोड़ जा रहा है। बेटी नामी डॉक्टर है, साधारण डॉक्टर नहीं। कानपुर में कोई डॉक्टर 400 रुपए से कम फीस नहीं लेता है नहीं? और माँ कहाँ पड़ी है? चौराहे पर पड़ी है। उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं? एक्सपीरियंस है। जिंदगी का वो अनुभव है जो हमको सोशियोलॉजी की रिसर्च की ओर ले जाता है, नहीं ले जाता है, जिसे उद्घाटित करने की। हाँ हाँ, यही केस है, इसे कहते हैं हम लोग केस स्टडीज। तमाम फैक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम आंकड़ों से स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन केस से स्पष्ट कर सकते हैं। जब मैं स्वयं रिसर्च करने आया कानपुर से मुझे बहुत लगाव है। कानपुर ही मेरा फील्ड था। हमारे लेबर प्रॉब्लम पर थी। हाँ, लेबर प्रॉब्लम पर मेरी के तो कानपुर इंडस्ट्रियल सिटी भी थे है। अब तो कमर्शियल सिटी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। हमने लेबर प्रॉब्लम ही चुनी थी। सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन या सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लेबर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिटी, माने औद्योगिक महानगर में, औद्योगिक नगर में श्रम समस्या का समाजशास्त्री विश्लेषण। अवार्ड हुई, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के पास मेरी थीसिस गई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की थीसिस बाहर जाती है, एक तो विदेश में जाएगी और कम से कम 2 भारतवर्ष में रहती है। तो उस समय प्रोफेसर सुशील चंद्रा थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सोशल वर्क के प्रोफेसर थे। उन्होंने जो कमेंट लिखा, वो हमारे गुरुजी ने लिखा है कि देखो, और किसी से हमने कोई मदद नहीं ली थी, देखो मेहनत का परिणाम ये होता है। तो सोशियोलॉजिस्ट के पास एक सरल शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ता क्या है? कोई चीज ऐसी है जिसे हम आंकड़ों से नहीं स्पष्ट कर पा रहे। बहुत चीजें ऐसी हैं जिसे आंकड़े से नहीं स्पष्ट कर सकते। अब उसे हम केस से कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? उसमें हमें केस बनाने पड़ते हैं। केस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमारी रिसर्च स्कॉलर जो इस समय डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, एक डिग्री कॉलेज में है, हाँ अच्छी रिसर्च स्कॉलर थी, उसका अपॉइंटमेंट भी हो गया, अगले वाले सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गई। तो उसने जब इस पे ले लिया ना, डोमेस्टिक वायलेंस पर टॉपिक ले लिया, तो हमने कहा डोमेस्टिक वायलेंस तो इतना सरल नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी है, दिखावा बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो जाओ अपनी सास से लड़ो। तब कुछ दिशा में आगे बढ़ पाओगी। उसको हमने 84 केस स्टडीज कराए, तब उसकी समझ में आया कि अरे सर ये बात तो अब मेरी समझ में आई कि जाओ देखो थीसिस अवार्ड हो जाएगी तुम्हारी। बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो दिखावा तो कुछ और है, लेकिन वास्तविकता उसके पीछे कुछ और है। तो उसे जानने के लिए केस बनानी पड़ती है, केस को ढूंढना पड़ता है। साधारण ढंग से केस थोड़े मिलेगी, जब आप उसमें खो जाएंगे तभी केस पकड़ पाएंगे। इसीलिए क्या आपका इंटरेस्ट है, कहाँ जाना चाहते हैं, रिसर्च टॉपिक वही चुनना चाहिए जिस पर रिसर्च की जा सके। नहीं है? अब प्रॉब्लम ऑफ एजिंग ले लिया आपने, बुढ़ों के पास गए ही नहीं। कम से कम जाइए, देखिए तो वृद्धाश्रम में जाइए, कौन कौन से बुढ़े हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस से जब बैठेंगे तो प्रेम से वो बताएंगे। अन्यथा तमाम लोग बताते ही नहीं, अपनी बातें नहीं बताते। बताते हैं ना? पता ही नहीं बताते। तमाम ऐसी समस्याएं हैं, जैसे लड़कियां हैं, आप लड़कियों की प्रॉब्लम ले लीजिए। इरावती कर्वे ने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो बताया कि उन्होंने मुंबई महानगर पर प्रास पर स्टडी करना चाहा। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बट ही वॉज रिसर्च स्कॉलर ऑफ प्रोफेसर जी एस घूरी, प्रोफेसर इरावती कर्वे, फर्स्ट इंडियन लेडी इन सोशियोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रास पर रिसर्च ले लिया, बेस्याओं पर। अब किसी बेस्या के पास कोई महिला जाएगी, पुरुष जाएगी, तो हो सकता है उसे थोड़ा सा वो भी हो कि हमारा ग्राहक है, कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा।
लेकिन कोई महिला जाएगी तो उसकी क्या स्थिति होगी बताएगी। बहुत झंझट झेलनी पड़ी इरावती कर्वे को, और शायद उन्हें जिंदगी का असली मकसद समझ में आ गया मुंबई की स्लम में बेश्याओं पर रिसर्च करते हुए। लेकिन वो सफल हुई, और सफल होने के बाद उनकी एक बहुत अच्छी किताब है किनशिप रिलेशनशिप इन मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा लिखा है कर्वे जी ने। तो रिसर्च स्कॉलर जो सोशियोलॉजी का है, रियली अगर रिसर्च करना चाहता है और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके पास ऐसे रास्ते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं केस स्टडीज का। आंकड़े नहीं है, नहीं है, आंकड़े सही नहीं कर पाते हैं, तो केस तो हमारा है, केस तो बता रहा है। मैं कानपुर का चर्चा कर रहा था, कानपुर की आया देखा एक व्यक्ति बगाही स्लम था, स्लम जानते हैं बगाही, गए कभी नहीं गए? गए किदवई नगर के आसपास गए हैं? किदवई नगर के बगल ही एक भट्ठा, मतलब जहाँ ईंट के भट्ठे चलते थे, उन भट्ठों में गड्ढे हो जाते हैं, ईंट पड़ी रहती है, गंदगी रहती है, तमाम जानवर कुत्ता घूमते रहते हैं, है नहीं, गंदगी फैलाते रहते हैं, लोग वहीं जाकर टट्टी पेशाब भी करते हैं। वहीं एक आदमी ने अपनी झोपड़ी बना रखी थी, काला कलूटा लंबा तगड़ा, और वहीं एक पत्थर गड़ा हुआ था सड़क पर। पत्थर नहीं गड़ा था, उस पर नंबर भी लिखा था, जो सड़क के किनारे पत्थर लिखे रहते हैं, उस पर उसने कुछ पत्ते पे फूल वूल चढ़ा रखा था, पानी भी चढ़ा रखा था। इतनी भयावह दुर्गंध आ रही थी कि वहां खड़ा नहीं हो जा रहा था। लेकिन दैट वाज केस, मेरी समझ में आया कि केस तो है। ला भैया ये लिख दें तुम्हारा। हम्म अब वो मेरी समझ में आया कि केस है, उसके पास गया, वो अपना रिक्शा लेके चला गया, नमस्ते किया, कहा साहब खाली ना है। फिर दूसरे दिन गया। हम्म, लो, हाँ एक कलम लिए जाओ अपनी, है? चाहे पढ़ना चाहो तुम लोग पढ़ो, वरना बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ सुन लो, काम आएगा।